Okay, good morning all. Good morning. Good morning, sir. Okay, चलो 71 are here. I think so. इसमें से कुछ लोगों के साथ ऑलरेडी मेरी बात हो चुकी है, मतलब 20 अगस्त मॉर्निंग बैच। आई थिंक सो हम ऑलरेडी एक बार कनेक्ट कर चुके हैं, राइट? कितने लोग हैं 20 अगस्त मॉर्निंग बैच से? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो सेम, मतलब जिन लोगों का सेशन मिस हुआ होगा वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, जिन लोगों को वापस अटेंड करना है वो वापस अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज ये उनका ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है रिज्यूम एचआर नौकरी ऑफर रिलेटेड। एंड अगर 20 अगस्त में से कोई स्टूडेंट है जिसको 3 प्रोफाइल बनाए हैं, सारी चीजें प्रोसेस फॉलो की है, और किसी को कुछ इशू है प्रोफाइल के बारे में वगैरह, तो वो बाद में मुझे कॉल करके कनेक्ट कर सकता है, प्रोफाइल रिव्यू करके ले सकता है। ओके, एंड सेम चीजें है, बाकी कुछ अलग ऐसे कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोगों के रिवीजन सेशन स्टार्ट है, यहाँ पे 4-5 बैचेस कनेक्टेड है, इसलिए आपका भी सेशन वापस हो रहा है, मतलब रिपीट हो रही है, बस बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अराउंड 75 लोग हैं यहाँ पे। रेगुलर बेसिस के ऊपर आप लोगों के जो रिवीजन बैचेस चल रहे थे उसका टाइम क्या था? 7:30 या 8? 7:30, sir. 7:30 ओनली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड जो रिवीजन बैचेस चालू हो गए आप लोगों के, कितने दिन पहले चालू हो गए थे? 10, 15, 20 दिन पहले? 15 दिन, sir. 15 दिन हो गए, ठीक है, अच्छी बात है। तो बेसिक पार्ट आप लोगों का, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, पाइथन हो गया, एमएल हो गया, डीप लर्निंग एंड एनएलपी, आई थिंक सो ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, एज पर द मैसेज। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सो सी, कुछ लोगों को मेरे बारे में कुछ भी आइडिया नहीं रहेगी, तो बेसिकली इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे related to resume HR and Naukri part. Okay, so my name is Jayesh Bhor. I'm basically from Pune only, and I'm connected with the Velocity family since 2018, and I'm having overall 6+ years of experience, IT industry experience. I'm not working in Python, data science, or in your field. I'm working in software testing, and also I'm having experience in HR, 2+ years of experience in HR. Apart from that, I'm working in Velocity family as a teacher in software testing only, and also I'm taking care of resume session, HR session, and Naukri session of software testing batches, also Power BI, Salesforce, and currently I'm doing this same process with the Python data science batches. Yeah, so that's it from my side, and we can start for the further things. So I'm here to guide you related to the resume things, HR things, and Naukri things. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का कहना है कि मुझे कॉल्स नहीं आ रहे, या तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर मेरा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। दैट्स इट। तो उसी के प्रोसेस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। जो 20 अगस्त वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये सारी प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी आइडिया है, उन लोगों ने बहुत सारी प्रोसेस अपग्रेड की है, उनके बैचेस के कुछ स्टूडेंट की प्लेसमेंट भी हो गई है उसके बाद। एंड कुछ लोग हैं, जैसे कि इस लास्ट 15 डेज में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ चुके हैं जिनका रिज्यूम के सेशन के बाद का प्रोसेस अपग्रेड हो चुका है, एंड उन लोगों के इंटरव्यू इन प्रोग्रेस में है। कम से कम 8-9 लोग तो रहेंगे उस बैच में से जिनके मुझे मैसेज मिले हैं कि हाँ एक एक राउंड हो चुका है, कुछ लोगों के 2 हो चुके हैं, एंड कुछ लोगों के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस चालू है। तो ऐसा सिनारियो चल रहा है। तो फायदा सबको होगा अगर जो प्रोसेस बताई जा रही है वो फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे तीनों भी सेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले। तो सिंपल सिनारियो क्या है, देखो, रिज्यूम, एचआर एंड नौकरी, ऐसे 3 पार्ट है आप लोगों के। रिज्यूम, एचआर एंड नौकरी। जस्ट सेकेंड ना, और कुछ रिक्वेस्ट आ रही है। also sharing my screen. ओके, तो एक है हमारा स्पेसिफिक रिज्यूमे,
सेकंड HR एंड थर्ड है नौकरी। ऐसा 3 पार्ट है, ठीक है। तीनों भी पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज के लिए फोकस कर दिया बात खत्म हो जाती है, या तो प्रोफाइल बना के छोड़ दिया कॉल आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये तीनों भी चीजों के ऊपर हमें एफर्ट्स लेने ही पड़ते हैं। तो ये तीनों भी चीजें, ठीक है, जैसे कि रिज्यूमे, HR है, नौकरी, आप लोगों के पास बहुत ज्यादा चीज है, ये है टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। आप लोगों के पास ये चीज है, 100% है, कंसिडर कर लेता हूं मैं। आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, आपके पास 100% टेक्निकल नॉलेज है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लेकिन ये टेक्निकल नॉलेज जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही या तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, रिज्यूम, HR एंड नौकरी पार्ट। मतलब आपके पास टेक्निकल नॉलेज कितना भी होने दो, लेकिन वो नॉलेज कहाँ पे दिखाना है? वो नॉलेज दिखाना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस। तो इंटरव्यू के कॉल्स कैसे लाने हैं, कॉल्स आने के बाद इंटरव्यू कैसे शेड्यूल करना है, एंड इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद प्रोसेस कैसे फॉलो करनी है, क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना होता है, या हर एक चीज, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज्यादा टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, उतनी ही ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। कुछ लोग फोकस नहीं करते इन चीजों के ऊपर, मतलब नौकरी प्रोफाइल्स, रिज्यूम, देन HR के साथ सारी चीजें, इन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते कुछ लोग। और उसी की वजह से क्या होता है, टेक्निकली बहुत ज्यादा प्रिपेयर रहते, लेकिन कॉल्स कैसे लाना है, जॉब्स को अप्लाई कैसे करना है, रिज्यूम कैसे प्रॉपर होना चाहिए, देन उसके बाद नौकरी प्रोफाइल कैसे प्रॉपरली मेंटेन करना है, डेली एक्टिविटी क्या फॉलो करनी है, हर एक चीज आप लोगों को अच्छी तरह से फॉलो करनी पड़ती है। जस्ट सेकंड। तो ये सब आप लोगों को प्रॉपरली करनी पड़ती है, रिज्यूम, HR, नौकरी के रिलेटेड इन चीजों को डिस्कस करने वाले, रिज्यूम, HR एंड नौकरी, ठीक है। आप लोगों को ये सारी चीजें ऑलरेडी पता होगी कि आप लोगों को मल्टीपल प्रोफाइल्स वगैरह क्रिएट करने हैं। आप लोगों को आवाज तो क्लियर आ रही है मेरी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये वर्कआउट क्यों नहीं हो रहा? ले तो ओके, नाउ ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Then sharing my screen. चलो तो फिर कंटिन्यू करते हैं अभी हमारे मेन पार्ट के ऊपर, रिज्यूमे, HR है, नौकरी। देखो आज हम लोग कनेक्ट करेंगे 1-1.5 घंटे के लिए, कल हम लोग कनेक्ट करेंगे मॉर्निंग में भी, एंड अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग इवनिंग में भी कनेक्ट करेंगे, एंड हमारी जो सारी प्रोसेस है वो कल ही हम लोग खत्म करेंगे। तो इवनिंग में सबको कनेक्ट करना पॉसिबल है? मोस्टली करना ही पड़ेगा, क्योंकि मंडे और नोट्स में तो अवेलेबल नहीं रहने वाला, तो इसीलिए आप लोगों को वो एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो अगर कुछ होगा तो मैं आप लोगों को ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा, और उसके हिसाब से हम लोग कनेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट अभी रिज्यूम वाला पार्ट देखो, बहुत सारे लोगों को, मतलब जो 20 अगस्त वाले स्टूडेंट्स है उन लोगों को ऑलरेडी पता है ये प्रोसेस, लेकिन बाकी लोग, ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान दे देना।
एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी अटेंड नहीं किया था 20 अगस्त के बैचेस के स्टूडेंट, या तो किसी ने अटेंड किया भी होगा फिर भी डाउट्स रहेंगे, तो आप भी यहाँ पे सारी चीजें वापस क्लियर कर सकते हो। तो देखो फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रिज्यूम के रिलेटेड। हमारा रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी प्रोसेस, मतलब सिंपली क्या होता है कि आपका रिज्यूमे कोई एचआर देख लेता है, आपके स्किल्स मैच हो जाते हैं, सारी चीजें मैच हो जाती है, आपका नौकरी प्रोफाइल की स्किल्स मैच होने के बाद ही वो सारी चीजें प्रोसेस होती है। तो रिज्यूम में ज्यादा कंटेंट जितना टेक्निकल होगा उतना फायदा आपको है। ठीक है, अच्छी तरह सुन लो कि रिज्यूम में जितना ज्यादा कंटेंट टेक्निकल होगा फायदा आपका रहेगा। एंड टेक्निकल चीजें छोड़ के बाकी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपका स्पेसिफिक एजुकेशन रहेगा, पर्सनल डिटेल्स रहेंगे, अदर कोई हॉबीज वगैरह ये एक्सेट्रा सर्टिफिकेशन रहेगा, ये नॉन टेक्निकल थिंग्स जो रहेगी या तो जो मैंडेटरी थिंग्स नहीं है, इन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। तो रिज्यूम में कौन सी चीजें रहती है? फर्स्ट, एक रहता है आप लोगों का वर्क हिस्ट्री। सेकंड क्या रहता है आप लोगों का? प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। देन नेक्स्ट आप लोगों का रहता है, ये सारी चीजें होने के बाद, प्रोजेक्ट्स। ठीक है, देन आप लोगों के रहते हैं स्किल्स, डेजिग्नेशन, या तो उसके साथ कंसिडर करेंगे हम लोग वर्क हिस्ट्री। ठीक है, टूल्स, टेक्नोलॉजीज, ऐसे बहुत सारी चीजें मिला के आप लोगों का रिज्यूमे रेडी हो जाता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एक है वर्क हिस्ट्री, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आप लोग के प्रोजेक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाती है तो भी चलेगा, स्किल्स है, वर्क हिस्ट्री है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, यही चीजें। ये सारी चीजें छोड़ के आपका पर्सनल डिटेल्स प्लस आप लोगों का एजुकेशनल, ये सारी चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लस नॉन टेक्निकल जॉब्स, ये चीजें भी बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इन चीजों का कुछ भी फायदा नहीं होने वाला आप लोगों को। तो हमें फोकस कहाँ पे करना है? जो चीजों हमें फायदा दिला के रहती, मतलब रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग में आपको फायदा होगा, ऐसी चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है। तो अभी मैं कुछ एक प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, अच्छी तरह से ध्यान देके सुन लेना। और अगर आप लोगों को ये ऑलरेडी प्रोसेस पता है, ठीक है, तो वो भी, उसमें भी कुछ ना कुछ एक दो पॉइंट नए मिल जाएंगे, तो वो भी आप लोग अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं रिक्वेस्ट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं सेशन स्टार्ट होके। कल जो लोग लेट ज्वाइन करेंगे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ऑलरेडी ग्रुप के ऊपर आप लोगों को टाइम मिल जाता है, लिंक भी ऑलरेडी रहती है, 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले ही लिंक मिल जाती है, 5 मिनट का आपको ड्यूरेशन एक्स्ट्रा का दिया जाता है ज्वाइन करने के लिए। तो जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं आज, कल बिल्कुल भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, लेट ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो देखो एक प्रोसेस बता रहा हूं, अच्छी तरह से फॉलो की तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली दिखेगा। तो चलो फर्स्ट एक है आप लोगों का रिज्यूम का पार्ट। रिज्यूम में हमें क्रिएट करने हैं एंड उसके बाद हम लोगों को नौकरी प्रोफाइल्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, रिज्यूमे क्रिएट करने हैं एंड नौकरी प्रोफाइल। अभी क्या करना है? देखो सिंपली हमें कंपलसरी 3 रिज्यूमे क्रिएट करने हैं। क्या करना है? हमें कंपलसरी 3 रिज्यूमे क्रिएट करने हैं एंड उसी के हिसाब से हम लोग 3 नौकरी प्रोफाइल्स बनाएंगे। ठीक है, 3 रिज्यूमे 3 नौकरी प्रोफाइल्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे। देन उसके हिसाब से इस 3 रिज्यूम के लिए हमें क्या चाहिए? 3 डिफरेंट रिज्यूमे फॉर्मेट्स। ठीक है, मतलब उसको हम बोलेंगे टेम्पलेट्स। 3 अलग अलग हमें रिज्यूम के फॉर्मेट चाहिए।
देन उसके हिसाब से आप लोगों को क्या लगेगा, कंपलसरी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ किसी स्टूडेंट ने बनाया किसी ने नहीं बनाया तो भी चलेगा, नो, सबको कंपलसरी क्रिएट करना पड़ेगा। देन उसके लिए 3 आप लोगों को मोबाइल नंबर यूज करने पड़ेंगे, 3 मोबाइल नंबर्स, एंड साइड बाय साइड उसके हिसाब से मोबाइल नंबर के साथ 3 ईमेल आईडीज। ये सारी चीजें क्या रहेगी, कंपलसरी, ठीक है। सारी चीजें आप लोगों को क्या करना है, कंपलसरी फॉलो करनी है। एंड नेक्स्ट पार्ट जो है नौकरी प्रोफाइल के साथ, तो अभी हम लोग ये 3 रिज्यूम का रेफरेंस लेके 3 नौकरी प्रोफाइल बनाएंगे। उसमें हमारा स्पेसिफिक जो प्रेफर्ड लोकेशन रहेंगे वो टोटली डिफरेंट रहेंगे। देन उसके हिसाब से आप लोगों का करंट लोकेशन एज पर स्टेट और रीजन, उसके हिसाब से हम लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, सिर्फ समझने की कोशिश करो, ज्यादा डिटेल में आगे बताऊंगा, डोंट वरी। ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी है। क्या करना है, हमें कंपलसरी 3 रिज्यूमे प्रिपेयर करने हैं जो अलग अलग फॉर्मेट्स में रहेंगे। उसके लिए अलग अलग मोबाइल नंबर यूज करना है, मेल आईडी अलग अलग यूज करना है, ये सारी चीजें कंपलसरी रहेगी। एंड उसके हिसाब से हम लोग वो 3 रिज्यूम का यूज करके हम लोग नौकरी प्रोफाइल बनाएंगे 3, जिसका आप लोगों का प्रेफर्ड लोकेशन टोटली अलग अलग रहेंगे एंड करंट लोकेशन एज पर द स्टेट या तो रीजन वाइज हम लोग उसको फॉलो करने वाले। इसका मीनिंग क्या है, हर एक चीज डिटेल में पता चलेगी, ठीक है। तो अभी ऐसा सिनारियो है, तो रिज्यूमे एंड नौकरी प्रोफाइल ये दोनों भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो आप लोग प्रॉपरली रिज्यूम बनाओगे वो अपलोड करने वाले हैं naukri.com के ऊपर, लिंक्डइन, शाइन, मॉन्स्टर, इंडीड, हायरैक, ऐसे हाईरेस्ट मल्टीपल प्लेटफॉर्म से उसके ऊपर आप लोगों का रिज्यूमे अपलोड करने वाले, ठीक है। आप लोग क्या करने वाले हो, अपना अपना रिज्यूमे उसके ऊपर अपलोड करने वाले। तो रिज्यूम में जब कंटेंट सारे के सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों के रहेंगे एंड आपके नौकरी प्रोफाइल में भी स्किल्स वगैरह सारी चीजें प्रॉपरली आप लोगों ने ऐड की है, तो उसी के बाद आप लोगों को कॉल्स आना स्टार्ट हो जाता है, या तो प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है, रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, देन आचर आपका नंबर देखता है, मोबाइल नंबर वगैरह देख के आपको कॉल करता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, छोटा छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगी। आपका रिज्यूमे प्रॉपरली रहेगा, उसमें सारे टेक्निकल कंटेंट्स रहेंगे, आपका एक्सपीरियंस हर एक चीज में आपने अगर दिखाया तो फायदा किसको रहेगा, आपको ही। आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, प्रोफाइल में सारे स्किल्स है, नौकरी प्रोफाइल में सारे स्किल्स है, आप लोगों ने प्रॉपरली उसको मेंटेन किया है, जॉब को प्रॉपरली अप्लाई किया है, तो आपको कॉल्स इजीली आ जाएंगे। यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे आप लोगों के यहाँ पे 107 लोग हैं, उसमें से 100 लोगों का ऐसा सिनेरियो रहेगा जिन्होंने नौकरी प्रोफाइल के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया है, ना ही रिज्यूम के ऊपर फोकस किया, एक बेसिक सा रिज्यूम बना के छोड़ दिया है एक एक पेज का, जिसमें ज्यादा टेक्निकल कंटेंट नहीं है, एंड नौकरी प्रोफाइल बना के छोड़ दिया है, ज्यादा जॉब्स को अप्लाई नहीं कर रहे हो। हाँ, प्रोफाइल बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सर मेरा प्रोफाइल 2000 लोगों ने देखा, 3000 लोगों ने देखा, सर्च अपीयरेंस बहुत ज्यादा है, कम। क्यों कम है, क्योंकि आपने उस कंटेंट को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, तो इसीलिए ये सारी चीजें रहती है। सो जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, अभी एक नौकरी प्रोफाइल देखेंगे जिसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे मेंटेन की। तो आई थिंक सो कोई तो 20 अगस्त के स्टूडेंट है यहाँ पे, कौन है 20 अगस्त? Yes, sir. ठीक है, अपने नौकरी प्रोफाइल का यूजर नेम एंड पासवर्ड मेरे साथ व्हाट्सएप पे पर्सनली शेयर करो। Yes, sir. हम लोग देखेंगे नौकरी प्रोफाइल के बारे में। अभी कर रहे हैं गाइस, टाइम पे ज्वाइन करना सीख लो, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं रहता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये चीजें अच्छी नहीं होती।
ठीक है, चलो naukri.com, उसके ऊपर हिट करते हैं, गॉट द क्रेडेंशियल्स, प्रशांत। ओके, ये आपका नौकरी प्रोफाइल है, and ठीक है, वो रिक्वेस्ट, नो रिक्वेस्ट, ये कोई है क्या को होस्ट यहाँ पे? ओके, नो। ओके, चलो, तो अभी कंटिन्यू करते हैं अपने प्रोफाइल के हिसाब से। देखो, आप लोगों का एक बेसिक सा प्रोफाइल, सिर्फ डिस्कशन करने वाले हैं, आगे डिटेल में चीजें बताने वाला हूँ। एक प्रोफाइल आप लोगों का बता देता हूँ। देखो क्या सिनेरियो है, आपका नौकरी प्रोफाइल, इसमें क्या क्या चीजें है, आपका नाम है, डेजिग्नेशन है, देन आप लोगों का स्पेसिफिक लोकेशन रहता है, देन उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका मेल आईडी, मोबाइल नंबर, करंट पैकेज, आपका नोटिस पीरियड, देन उसके नीचे आप लोगों का रिज्यूमे आ जाता है, देन आपका रिज्यूम की हेडलाइन है, की स्किल्स है, एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट है, एजुकेशन है, आईटी स्किल्स है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। करियर प्रोफाइल में आप लोगों का जॉब टाइप रहता है, कैटेगरी रहता है, एक्सपेक्टेड सैलरी, प्रेफर्ड वर्क लोकेशन, बहुत सारी चीजें। ऐसे आप लोगों का एक नौकरी प्रोफाइल आप लोग क्रिएट करते हो। देन उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स में आप लोगों के यहाँ पे सर्च अपीयरेंस दिख जाता है, रिक्रूटर एक्शंस दिख जाते हैं, हर एक चीज है। अभी ये परशुराम, आपने ये प्रोफाइल कब क्रिएट किया है, कितने दिन हो गए क्रिएट करके? सर एटलीस्ट 20 डेज 20 डेज हो गए, नया ठीक क्रिएट नया क्रिएट करें। नया क्रिएट किया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने उस टाइम पे भी आप लोगों को बताया था कि प्रोफाइल एंड रिज्यूमे डेली बेसिस के ऊपर अपडेट होना चाहिए, ठीक है, प्रोफाइल एंड रिज्यूमे डेली बेसिस के ऊपर अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे उसका ग्राफ पता चल जाता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन स्टेटस है, देखो 810, वो बहुत ज्यादा जॉब्स को अप्लाई किया है, अच्छी बात। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके प्रोफाइल्स का सर्च अपीयरेंस एंड रिक्रूटर एक्शन दिख जाते हैं, तो मैं उसके ऊपर अगर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे उसका ग्राफ दिखेगा, ठीक है, सितंबर 17, उसके बाद का आपका प्रोफाइल, ठीक है। तो सिनेरियो क्या है, आप लोगों का प्रोफाइल का सर्च अपीयरेंस, आपका प्रोफाइल कितने लोगों ने देखा है, किस किस कौन से मैच हो रहे, जैसे कि पाइथन है, फ्लास्क के एपीआई है, मशीन लर्निंग है, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री दिख जाता है कि आपका रिज्यूम किसने डाउनलोड किया है, कांटेक्ट बाय ईमेल, रिज्यूम डाउनलोडेड, देखो यहाँ पे हर एक चीज हिस्ट्री आप लोगों को दिख जाती है। तो नौकरी प्रोफाइल्स आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी एक एक चीज देखते हैं। फर्स्ट, आपका प्रोफाइल अपडेटेड दिखा रहा है यस्टरडे, मतलब कल अपडेट किया था, आज अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। मैंने टाइम भी बताए थे आप लोगों को, अर्ली मॉर्निंग करना है। तो ये प्रोफाइल देखो डेली बेसिस के ऊपर, मतलब सभी लोगों के लिए बता रहा हूँ कि डेली बेसिस के ऊपर अगर आप प्रोफाइल अपडेट करते हो तभी प्रोफाइल का परफॉर्मेंस अच्छा रह जाता है। आप एक दिन प्रोफाइल अपडेट करोगे, दूसरे दिन टाइम पे नहीं करोगे, या तो तीसरे दिन नहीं करोगे, वापिस 2 दिन बाद में प्रोफाइल अपडेट कर देता हो, उसकी वजह से क्या होता है, अपने प्रोफाइल का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। क्या होता है, प्रोफाइल का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, एंड उसकी वजह से आपके कॉल्स के रेशियो के ऊपर इंपैक्ट होता है।
परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने प्रोफाइल का, क्योंकि मार्केट में सिर्फ आप लोग जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, मार्केट में इतने सारे लोग रहते हैं, स्टूडेंट्स रहेंगे या तो रियल टाइम एम्प्लॉयज रहेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब्स के लिए अप्लाई करें। तो हमारा प्रोफाइल हमेशा अपडेटेड प्रोफाइल्स में दिखना चाहिए, हमारे प्रोफाइल में हमारा रिज्यूमे, हमारे स्किल्स सारे के सारे होने चाहिए, तभी आप लोगों को उसका फायदा होगा। अदरवाइज सिर्फ प्रोफाइल बना के छोड़ दोगे, उसमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो ये चीज है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, प्रोफाइल रोज अपडेट करना सीख लो। देन उसके हिसाब से अपने प्रोफाइल में उतने सारे स्किल्स होने ही चाहिए, उसके हिसाब से ये सारी चीजें, मतलब ये बेसिक पार्ट बता रहा हूं मैं, डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इसके ऊपर, सिर्फ एक बेसिक पार्ट। अभी एक रिज्यूमे है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अभी रिज्यूम में देखो क्या क्या चीजें रहती है, अपना नाम रहता है, अपना डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, देन अपने प्रोफाइल के बारे में डिटेल में सारी चीजें, टेक्निकल पार्ट रहता है, टेक्निकल स्किल्स रहती है, देन उसके नीचे प्रोजेक्ट के बारे में रहता है, ऐसे सारी चीजें। तो आपका रिज्यूमे एंड आपका नौकरी प्रोफाइल, ये दोनों भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिज्यूम को अपना नाम होना चाहिए दोस्त, नंबर मत दे दो, ठीक है, वो बाद में अपडेट कर देना। तो ऐसा सिनारियो है। तो आप लोगों को अभी ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करना है। जो लोग पुरानी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उनको अपग्रेडेड प्रोसेस यूज करनी है, जो बताऊंगा वो प्रॉपरली फॉलो करनी। तो स्पेसिफिक परशुराम, आपने तीनों भी प्रोफाइल क्रिएट किए हैं? यस सर। ठीक है, कौन से लोकेशन पे बनाए? सर एक अहमदाबाद, मुंबई है और एक बेंगलोर सर। ओके, अहमदाबाद, मुंबई एंड बैंगलोर, ठीक है, तीनों भी प्रोफाइल आपका रिव्यू किया जाएगा, डोंट वरी। तो अभी कंटिन्यू करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, पहला रिज्यूमे का, ठीक है। तो जैसे कि रिज्यूम के हिसाब से देखो, ये जो रिज्यूमे है उसमें कौन सी चीजें है, अपना नाम है, डेजिग्नेशन है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, दो मोबाइल नंबर ऐड नहीं करने एक ही रिज्यूम में, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, देन उसके नीचे आप लोगों का टेक्निकल समरी है, एजुकेशन, टेक्निकल स्किल्स, पर्सनल डिटेल्स, प्रोजेक्ट डिटेल्स, दैट्स इट, यही सारी चीजें रहती। तो अभी हमें रिज्यूम के बारे में डिस्कशन करना है। फर्स्ट, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, कंपलसरी 3 रिज्यूमे क्रिएट करने। क्यों कंपलसरी 3 रिज्यूमे क्रिएट करने? मिनिमम 3 तो रिज्यूमे बनाने ही पड़ेंगे, जिसको कॉस्ट का रेशियो अच्छा चाहिए उसके लिए बोल। ऐसा नहीं कि हाँ चलो 1-2 रिज्यूमे बना दिए, बात खत्म, छोड़ दिया, नो। हमें मल्टीपल लोकेशन के लिए प्रोफाइल क्रिएट करना है और इसी के लिए हमें मल्टीपल रिज्यूमे चाहिए। तो कम से कम कितने चाहिए? 3 रिज्यूमे चाहिए। अबे 3 रिज्यूमे वाला सिनेरियो कैसा है? एक रिज्यूमे कंसीडर कर लो, मैं मुंबई लोकेशन के लिए बना देता हूं, ठीक है। दूसरा रिज्यूमे बना लेता हूं स्पेसिफिक बैंगलोर लोकेशन के लिए, ठीक है। तीसरा रिज्यूमे मैं बना लेता हूं स्पेसिफिक नोएडा अहमदाबाद साइड के लिए। ऐसे 3 लोकेशन के लिए मैं 3 रिज्यूमे प्रिपेयर करूंगा। किसी को पॉसिबल है वो 4th प्रोफाइल बनाना चाहता है, वो 4th भी बना सकता है, ऐसे नहीं कि वो 3 ही बनाने, आप 4 भी बना सकते हो, लेकिन कम से कम 3 तो बनाने ही है, क्रिएट करना ही है, फायदा तभी रहेगा। तो अभी मुंबई, बैंगलोर एंड नोएडा, ऐसे 3 लोकेशन के लिए मैं क्या करूंगा? 3 रिज्यूमे प्रिपेयर करूंगा। तभी 3 रिज्यूम प्रिपेयर करूंगा, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? कंपलसरी डिफरेंट टेम्पलेट्स। क्या चाहिए आप लोगों को? डिफरेंट टेम्पलेट्स, तो फॉर्मेट्स, ठीक है। अलग अलग रिज्यूम के फॉर्मेट यूज करने, सेम टाइप के रिज्यूम फॉर्मेट यूज नहीं करने। तो आप लोग फॉर्मेट कहां से लोगे? गूगल के ऊपर जाओ, रिज्यूम के फॉर्मेट सर्च करो, बहुत सारे रिज्यूम के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। n नंबर ऑफ फॉर्मेट्स आर देयर ऑन गूगल, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे भी नहीं, हाँ चलो कुछ वेबसाइट्स मिलेगी आपको जहां पे कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन या तो लॉगिन फीस वगैरह पूछेंगे, लेकिन वो उसकी जरूरत नहीं। आपको ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी जहां पे फ्री में आपका रिज्यूमे टेम्पलेट बना के मिलता है, और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो क्रिएट करने के बाद, एंड उसमें बाद में वापस पीडीएफ टू वर्ड करके और भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। तो ऐसा सिनेरियो, वहां पे हमारी इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती है, जैसे कि एक्सपीरियंस ऐड कर दो, देन आपके स्किल्स वगैरह ऐड कर दो, सारी चीजें ऐड करके बाद में जाके उसको आप डाउनलोड करोगे पीडीएफ फाइल को, उसको और मॉडिफाई करना है तो वापस वर्ड में कन्वर्ट करो एंड देन उसमें चेंजेस करो। तो ऐसा सिनेरियो, तो हमें क्या करना है? कंपलसरी
3 डिफरेंट फॉर्मेट्स में हमारे रिज्यूमे प्रिपेयर करने, सेम टाइप ऑफ फॉर्मेट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मतलब अभी ये जो फॉर्मेट है अभी एक है, ठीक है, ये अलग फॉर्मेट है, ठीक है। दूसरा मैं रिज्यूमे प्रिपेयर करूंगा मेरा, तो उसका फॉर्मेटिंग दिखने में टोटली अलग होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? टोटली अलग दिखने में, फॉर्मेट टोटली अलग होना चाहिए, बिल्कुल भी सेम टाइप ऑफ रिज्यूमे नहीं होने चाहिए। हमारे 3 रिज्यूमे रहेंगे, तीनों भी अलग अलग दिखेंगे, सेम नहीं दिखना चाहिए। देन नेक्स्ट, जो फॉर्मेट आप लोग लोगे वो गूगल से ले सकते हो, या तो किसी दोस्त का यूज किया, किसी लाइक फ्रेंड का होगा, रिलेटिव का होगा, या तो किसी आपका कोई ऐसा पहचान वाला रहेगा जो काम करता है ऑलरेडी, उसका रिज्यूम फॉर्मेट रहेगा, चलेगा। लेकिन आपको कंपलसरी 3 प्रोफेशनल फॉर्मेट में अपने रिज्यूमे प्रिपेयर करें। देन नेक्स्ट, ये होने के बाद उस रिज्यूम के लिए हमें क्या चाहिए? 3 मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए? 3 मोबाइल नंबर चाहिए। ये जो मोबाइल नंबर है वो कंपलसरी आपको नए लेने, पुराने वाले मोबाइल नंबर यूज नहीं करने, या तो आपके परमानेंट वाले मोबाइल नंबर यूज नहीं करने। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ फॉलो किया मुझे कुछ पता नहीं है, आपके प्रोफाइल कितने दिन पहले के हैं, मतलब जो अदर बैचेस है, ठीक है, 20 अगस्त छोड़ के उन्होंने नए प्रोफाइल अभी बनाए हैं, लेकिन जो दूसरे बैचेस है उनको क्या करना है? देखो, सिंपली आपको नए मोबाइल नंबर लेने, क्या करना है? नया मोबाइल नंबर लेना है आपको कंपलसरी, पुराने वाले मोबाइल नंबर बिल्कुल भी यूज नहीं करने। अभी तक नौकरी प्रोफाइल के ऊपर यूज किए हैं वो भी यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको नया मोबाइल नंबर लेना है जो अभी तक ना ही naukri.com के ऊपर, ना ही लिंक्डइन के ऊपर, ना ही कहीं पे किसी भी जॉब पोर्टल के ऊपर यूज किया है, ऐसे मोबाइल नंबर लेना। अभी तक कुछ लोगों ने ऑलरेडी लिया होगा, मतलब 1-2 प्रोफाइल बनाए रहेंगे, 2-2 4-4 महीने हो चुके हैं प्रोफाइल बना के, प्रोफाइल का सर्च अपीयरेंस भी ज्यादा है लेकिन कॉल्स का रेशियो नहीं है, ठीक है। ये अब तक की प्रोसेस थी। अभी से आगे क्या करना है आप लोगों को? पुराने वाले प्रोफाइल्स को डिलीट कर देना। जिसका सर्च अपीयरेंस 2-3 हजार तो ऑलरेडी हो चुका है, वो प्रोफाइल अभी हमारे काम के नहीं है, क्योंकि 2-3 हजार लोगों ने ऑलरेडी मेरा प्रोफाइल देखा है, तो वापस वो नहीं देखेंगे। उनके ऑर्गेनाइजेशन में ओपनिंग भी आ जाती है अभी, तो भी वो आपको वापस प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे मोस्टली। तो इसीलिए हमें क्या करना है? सिंपली अभी नए प्रोफाइल क्रिएट करने। तो नए प्रोफाइल के लिए नए रिज्यूमे हम लोग अपडेट करेंगे, पूरा का पूरा प्रोसेस फ्रेश अपडेट करेंगे। तो उसके हिसाब से मोबाइल नंबर हमें कंपलसरी न्यू लेने। ऐसे मोबाइल नंबर ले लो जो कहीं पे भी ऑलरेडी यूज नहीं किए होंगे, naukri.com के ऊपर, लिंक्डइन, मॉन्स्टर, शाइन, इंडीड, हायरैक्ट, हायरिस्ट, इंस्टायर, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, तो उसी किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज नहीं किया होगा ऐसे मोबाइल नंबर ले लो। नया मोबाइल नंबर ले लिए 3, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा कॉस्टली नहीं है वो। एंड उस मोबाइल नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर आप लोग लोगे वो बिल्कुल भी चॉइस नंबर नहीं रहेंगे, या तो सीक्वेंशियल नंबर नहीं रहेंगे, ठीक है। चॉइस नंबर या तो सीक्वेंशियल नंबर नहीं रहेंगे, नहीं तो तीनों भी मोबाइल नंबर के पहले के कुछ 7-8 डिजिट सेम ही है, सिर्फ लास्ट में 1-2 नंबर में चेंजेस हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ इतना चेंजेस किया है। ऐसा भी नहीं चलेगा, कोई भी रैंडम 3 नंबर ले लो, ठीक है। उसके हिसाब से अभी मोबाइल नंबर आप लोगों ने ले लिए। देन नेक्स्ट है ईमेल आईडी। हमें कंपलसरी 3 ईमेल चाहिए। क्या चाहिए? हमें कंपलसरी 3 ईमेल आईडीज क्रिएट करने। अभी आप लोगों ने कैसे प्रोसेस फॉलो किए हैं कि सिंपली कुछ कुछ लोगों ने 1 प्रोफाइल बनाया है, 2 प्रोफाइल बनाए, वो सारी चीजें छोड़ दो, वो डिलीट कर दो, वो पुराने हो गए। अभी आपको नए प्रोफाइल बनाने हैं, तो उसके लिए मोबाइल नंबर नया लेना है, मेल आईडी भी नए यूज करने हैं। पुराने वाले आपके पर्सनल मेल आईडी या तो ऑलरेडी नौकरी पे जो यूज किए हैं वो भी यूज नहीं करने। आप बोलोगे सर प्रोफाइल डिलीट करके वापस वही मेल आईडी यूज कर लेता हूँ या तो वही मोबाइल नंबर यूज कर लेता हूँ, नो, वो बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है। वो ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर रहेगा, नौकरी के डेटाबेस में स्टोर रहेगा, जिन जिन कंपनीज को अप्लाई किया है उस कंपनीज के डेटाबेस में स्टोर रहेगा, तो वो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। टोटली न्यू मोबाइल नंबर एंड नए मेल आईडी क्रिएट करने, ये कंपलसरी पार्ट रहेगा। अभी जो मेल आईडी क्रिएट करोगे आप लोग, तो देखो आप लोग सिंपली जीमेल के बना लेते हो तीनों भी तो भी चलेगा, या तो याहू रहेगा एक जीमेल का, या तो एक याहू का। देन उसके हिसाब से एक है आउटलुक, रेडमेल, हॉटमेल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है आप लोगों के पास।
ठीक है, डोमेन अलग अलग है मेल आईडी क्रिएट करने के लिए। आप लोगों को लगता है तीनों भी जीमेल के बना लेता हूं, ठीक है चलेगा। किसी को लगता है तीनों भी याहू के बना लेता हूं, चलेगा। किसी को लगता है तीनों भी आउटलुक के बना लेता हूं, चलेगा। या तो किसी ने एक जीमेल का बना दिया, एक याहू का बना दिया, एक आउटलुक का बना दिया, तो भी चलेगा। आप कैसे भी मेल आईडीज को फॉलो कर सकते हो डोमेन को। सिर्फ हमें चेंजेस क्या रखने, देखो एक सिंपली मेरा नाम है जयेश भूल, तो मैं मेल आईडी कैसे क्रिएट कर लेता हूं, सिंपली पहला एक मेल आईडी अपने नाम से क्रिएट कर लूंगा, जयेश 0599@gmail.com। क्या किया मैंने, स्पेसिफिक एक gmail.com का मेल आईडी क्रिएट किया अपना नाम का यूज करके, एंड उसके साथ एक नंबर। देन नेक्स्ट मैं क्या कर लेता हूं, सिंपली दूसरा अपने सरनेम का यूज करूंगा, 4 देन 017@gmail.com। अपने सरनेम का यूज किया मैंने, ठीक है। एंड तीसरा मेल आईडी बना लेता हूं मैं सिंपली अपने नाम का शॉर्ट नेम यूज करके @gmail.com। ऐसे मैंने क्या किया, तीसरा भी मेल आईडी प्रिपेयर किया। अभी यहाँ पे अगर अच्छी तरह से हम लोग और करते हैं तो एक मेल आईडी अपने नाम से, दूसरे सरनेम से, तीसरा एक शॉर्टकट नेम यूज किया है मेरा, बस बाकी कुछ नहीं, एंड मेल आईडी क्रिएट किया। तो ये जो तीनों भी मेल आईडी है एक ही पर्सन के है, ऐसा बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्या हो रहा है, ये तीनों भी मेल आईडी एक ही पर्सन के है, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जयेश नाम के तो बहुत सारे लोग हैं, भोर सरनेम के भी बहुत सारे लोग हैं, एंड जय नाम से भी यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग। हम लोग 150 करोड़ की आबादी में रहते हैं, जहाँ पे एक ही नाम के कम से कम 10-10, 20-20, 30-30 लोग हैं अपने नाम से, सेम नाम से। बहुत सारे लोग अवेलेबल है इस इंडिया में, 150 करोड़ की आबादी, तो सेम नाम से बहुत सारे प्रोफाइल भी हो सकते हैं। जैसे कि आप फेसबुक पे अपना ही नाम सर्च कर लेते हो तो बहुत सारे अकाउंट्स मिलेंगे, इंस्टा पे भी मिलेंगे, ऐसे सेम नाम के बहुत सारे लोग रहते हैं इंडिया में। तो उसी का फायदा हमें यहाँ पे उठाना है, हमें मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएट करने। अभी ऐसा सिनेरियो हो सकता है, चलो सर आप जो बता रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन प्रोफाइल मल्टीपल क्यों बनाने, ठीक है, प्रोफाइल मल्टीपल क्यों बनाने। हम लोग प्रोफाइल बनाएंगे स्टेट वाइज या तो रीजन वाइज, ठीक है। रिज्यूमे एंड प्रोफाइल हम लोग क्या बनेंगे, स्टेट या तो रीजन वाइज। मतलब एक मुंबई के लिए जो आएगा महाराष्ट्र स्टेट से, दूसरा मैं बैंगलोर साइड के बना लेता हूं, एंड तीसरा मैं बना लेता हूं फॉर एग्जांपल नोएडा। ये अलग अलग स्टेट, अलग अलग रीजन के हिसाब से हम लोग फॉलो करें। तो फायदा क्या होगा, एक प्रोफाइल है मुंबई का, वो है महाराष्ट्र स्टेट से, तो अगर मैं इसी प्रोफाइल में सिंपली अदर प्रेफर्ड लोकेशन सेट करूंगा जो पूरे के पूरे महाराष्ट्र स्टेट से ही रहेंगे, अदर जो प्रेफर्ड लोकेशन में सेट करूंगा वो पूरे के पूरे महाराष्ट्र स्टेट से ही रहेंगे, तो इसका फायदा क्या होता है, सिंपली एचआर जब आपका प्रोफाइल देखेगा, आपका लोकेशन अभी सिंपली मुंबई भी होगा, तो अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, पुणे के लिए अप्लाई करूंगा, मुंबई, नवी मुंबई, या तो ठाणे, या तो मुंबई सबर्बन, या तो मुंबई ऑल एरियाज, देन उसके बाद नागपुर, नासिक, ऐसे मल्टीपल लोकेशन के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। तो फायदा क्या है कि एक ही स्टेट में आ रहा है, ठीक है। फायदा क्या हो रहा है कि एक ही स्टेट में आ रहा है, तो आपको कॉल्स करने के, मतलब जब एचआर आपका प्रोफाइल देखेगा तो वो कॉल करेगा 100%। लेकिन दिक्कत क्या है, अभी बहुत सारे लोगों का एक ही प्रोफाइल है। प्रॉब्लम क्या है, देखो बहुत सारे लोगों का एक ही प्रोफाइल है। फॉर एग्जांपल किसी का प्रोफाइल है मुंबई लोकेशन का, अभी करंट सिचुएशन में, एंड वो अप्लाई कर रहा है मुंबई में भी, पुणे में भी अप्लाई कर रहा है, प्लस वो बैंगलोर के लिए भी अप्लाई कर रहा है, प्लस वो नोएडा के लिए भी अप्लाई कर रहा है, कुछ लोग अहमदाबाद के लिए भी एक ही प्रोफाइल से, दिल्ली के लिए भी एक ही प्रोफाइल से, देन हैदराबाद, ऐसे कोलकाता, चेन्नई, तमिलनाडु, ऐसे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में, हर एक जगह पे सिर्फ आप लोग एक ही प्रोफाइल से अप्लाई कर। दिक्कत क्या हो रही है, अभी एक ही प्रोफाइल से आप लोग मल्टीपल लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, और उसी में प्रॉब्लम ये है, आपका लोकेशन वहां पे दिख रहा है मुंबई, ठीक है, एक ही प्रोफाइल है और मल्टीपल लोकेशन के लिए अप्लाई, अभी जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो उसमें इश्यू क्या है, एक है आपका लोकेशन फॉर एग्जांपल मुंबई, और आप अगर बैंगलोर या तो नोएडा के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो एचआर लोग आपका प्रोफाइल देखेंगे, रिज्यूम देखेंगे, आपने जॉब का अप्लाई किया,
उसको रिज्यूमे चला गया, वो देख रहा है आपका रिज्यूमे, देख रहा है आपका प्रोफाइल देख रहा है, उसको क्या समझ में आ रहा है कि आपका लोकेशन है मुंबई। क्या लोकेशन है आपका? मुंबई लोकेशन है। तो वो सबसे पहले उसके दिमाग में यही रहेगा, ये मुंबई छोड़ के बैंगलोर या तो नोएडा गारंटेड आएगा क्या? और उसका आंसर रहता है नो, आपको कॉल नहीं आएगा। वहीं पे बात खत्म हो जाती। इशू क्या है? आप एक लोकेशन से बहुत दूर के दूसरे लोकेशन पे अप्लाई कर रहे हो, वो आपका रिज्यूमे देखेंगे, आपका प्रोफाइल देखेंगे, लेकिन वो आपको कॉल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको गारंटी नहीं है, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहता किसी भी एचआर को कि आप अपनी सिटी छोड़ के हमारे सिटी में आओगे, या तो स्टेट चेंज करोगे या तो रीजन चेंज करोगे, ऐसा बिल्कुल भी उनको ट्रस्ट नहीं रहता है। एचआर लोग ऐसे ही रहते, देखो रियलिटी में ऐसा ही होता है। सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाता है नियर बाय लोकेशन वाले एम्प्लॉयज को। मतलब मैं अगर मुंबई में हूँ तो मेरा प्रेफरेंसेस कैसे सेट करूंगा? मैं एचआर में अगर मैं काम कर रहा हूँ एज ए एचआर, तो मैं क्या देखूंगा कि ऐसे बंदे ढूंढूंगा जो मुंबई पे अगर बुला लेता हूँ तो वो आ जाएंगे। मतलब मैं पुणे से अगर किसी को कॉल करता हूँ तो पुणे का बंदा जो होगा वो मुंबई आ सकता है। मैं नासिक को किसी बंदे को कॉल करता हूँ तो वो भी नासिक से मुंबई आ सकता है, नागपुर से भी मुंबई आ सकता है। ठीक है, चले। लेकिन कोई ऐसे गारंटी क्या है जो बैंगलोर छोड़ के मुंबई आ जाएगा? चांसेस बहुत कम है। इसलिए अगर कोई बैंगलोर का बंदा मुंबई के जॉब ओपनिंग को अप्लाई कर रहे हैं तो भी एचआर उसको कॉल नहीं करता है। और अभी के सिनारियो में आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का ऐसा ही है कि प्रोफाइल ही एक है और आप मल्टीपल लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, नोएडा, बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, चेन्नई, ऐसे बहुत सारे लोकेशन पे आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन कॉल्स नहीं आ रहे। इसी की वजह से होता है। एक रीजन ये है, दूसरा रीजन कंपनी रहती है। तो पहला वाला रीजन क्या है? ये आप लोगों का लोकेशन। तो अगर आप एक ही लोकेशन से मल्टीपल लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कॉल्स नहीं आएंगे। तो इसी चीज को हमें कन्वर्ट करना है अदर चीज। तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल लोकेशन के लिए प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। एक बनाएंगे फॉर एग्जांपल मुंबई के लिए, दूसरा है बैंगलोर के लिए, तीसरा है नोएडा उस साइड के। जिसका फायदा क्या होगा? हम लोग उस स्टेट में ही अप्लाई करेंगे, लिमिटेड जो लोकेशन है उसी के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। मुंबई के प्रोफाइल ये महाराष्ट्र स्टेट के लिए है, तो सिर्फ महाराष्ट्र में जितने सारे आईटी कंपनीज के लोकेशन है उसी लोकेशन के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। बैंगलोर के साइड के अगर प्रोफाइल बना देता हूँ तो बैंगलोर के नियर बाय जो सिटीज है जहां पे आईटी कंपनीज है उसी के लिए मैं अप्लाई करूंगा। तो ऐसा सिनारियो है। तो आप लोग क्या कर सकते हो? मुंबई का एक प्रोफाइल है तो उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे मुंबई, देन नवी मुंबई, देन आप लोगों का ठाणे रहता है, देन मुंबई सबर्बन है या तो मुंबई ऑल एरियाज है, देन उसके बाद पुणे है, देन नागपुर है, देन नासिक है। ऐसे आप लोग के लोकेशंस रहेंगे। तो इतने सारे लोकेशंस को हम लोग एक प्रोफाइल से अप्लाई करेंगे। बैंगलोर का प्रोफाइल है तो बैंगलोर के प्रोफाइल से हम लोग क्या करेंगे? बैंगलोर रहेगा, या तो स्पेसिफिक उसके नियर बाय चेन्नई रहेगा, या तो मैसूर रहेगा, या तो उसके और भी है, कोयम्बतूर है, कोची है, केरला है, उस लोकेशंस के अप्लाई करेंगे। नोएडा का प्रोफाइल है तो नोएडा के प्रोफाइल से हम लोग नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, या तो और हरियाणा, लुधियाना, ऐसे उसके नियर बाय सिटी जो रहेंगे वहां पे हम लोग अप्लाई करें। तो फायदा क्या होगा? किसी भी एचआर ने आपका प्रोफाइल भी देख लिया तो वो क्या पहले क्या सोचेगा कि ये नियर बाय सिटी में, ठीक है, ये जो बंदा है वो नियर बाय सिटी में है, वो ट्रैवल कर सकता है, या तो कंपनी में बुलाया तो आ सकता है, ऐसे वो सोचेगा। तो उसका फायदा क्या होगा? कॉल्स के रेशियो के ऊपर। सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है हमें? कॉल्स के रेशियो के ऊपर होता है। और हमें क्या चाहिए? कॉल्स ही चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी इंटरव्यू ऑफलाइन के लिए भी बुला रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन भी ले रहे हैं। मतलब अभी चल रहा है 70-30 का क्राइटेरिया मार्केट में। 70% इंटरव्यू ऑनलाइन होते हैं, अभी 30% इंटरव्यू ऑफलाइन भी चल रहे हैं। मतलब ऑफिस में, कंपनी में बुलाते हैं फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए आ जाओ, हमें वो 30% छोड़ देते हैं हम लोग, चलो। लेकिन 70% अभी भी हमारे लिए मार्केट अप है जो ऑनलाइन इंटरव्यू लेता है, और वही हमें करना है, हमें उसी का ही फायदा उठाना है। तो इन चीजों के लिए हमें मल्टीपल रिज्यूमे, मल्टीपल प्रोफाइल्स क्रिएट करने हैं, इतना याद रखें। जिसको सच में जॉब की जरूरत है, जिसको ऐसा लगता है कि सच में मुझे कॉल चाहिए, मुझे जल्द से जल्द जॉब चाहिए, तो उसको ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो देखो ऐसे स्पेसिफिक आप लोगों को सिनारियो भी फॉलो करने। तो 3 रिज्यूमे प्रिपेयर करोगे जो अलग अलग फॉर्मेट्स में रहेंगे, जिसमें अलग अलग मोबाइल नंबर
अलग अलग भी यूज नहीं है कंपल्सरी। ये जो मेल आईडी वाला सिनारियो अपने आईडी क्रिएट करते हो, मैं एक चीज बोल यूज मत करना, ना मोबाइल नंबर, ना मेल आईडी, ना पुराना नौकरी प्रोफाइल। आप बोलोगे उसमें मॉडिफिकेशन कर देता हूं, नो। जिस प्रोफाइल का सर्च अपीयरेंस 2000 3000 ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे प्रोफाइल्स बिल्कुल भी यूज नहीं करने। ठीक है, कुछ भी आपको डाउट आता है, लास्ट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डोंट वरी। क्वेश्चंस पूछने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, आप लास्ट में पूछ सकते हो। तो ऐसा सिनारियो, तो आप लोगों को कंपलसरी ये 3 रिज्यूमे प्रिपेयर इतना है। चलो आगे की प्रोसेस देख ले। अब रिज्यूमे और कौन सा ये रहता है आप लोगों का स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। ठीक है, अभी एक आप लोग कितना है, बहुत लोग 2023 से, लेकिन फिर भी एज अ फ्रेशर ट्राई कर। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पास आउट ईयर पुराना है लेकिन ट्राई कर रहे एज अ फ्रेशर। देखो अभी क्लियर कर दो माइंड को कि एज अ फ्रेशर जॉब को अप्लाई करके आपको फायदा नहीं होने वाला। आपका पास आउट ईयर ऑलरेडी पुराना है, आपके बाद के लोग मतलब 2022 2023 वाले ऑलरेडी मार्केट में हैं, जो लोग एज अ फ्रेशर अप्लाई करने, मोस्ट 23 वाले ही एज अ फ्रेशर अप्लाई करेंगे। 2022 1 2020 19 17 18 इन लोगों को बिल्कुल भी एज अ फ्रेशर अप्लाई नहीं करने। जो 2023 वाले हैं वो लोग ठीक है, चलो एज अ फ्रेशर अप्लाई कर देते चलेगा। बाकी पुराने पास आउट वाले लोग बिल्कुल भी एज अ फ्रेशर ट्राई करने की कोशिश मत करना। हाँ चलो किसी का लक अच्छा है, उसको कॉल आ गया तो वो अलग बात, लेकिन हर एक को तो कॉल नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में एज अ फ्रेशर ओपनिंग्स बहुत कम रहती है। कब तक वेट करोगे कॉल्स का कि हाँ अब अपॉर्चुनिटी आएगी, दिन मुझे कॉल आएगा एज अ फ्रेशर, दिन में इंटरव्यू दूंगा। नो, ये चीज या तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आपको कंपलसरी एक्सपीरियंस से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप 1 साल का 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस लगाओगे तभी आपको कॉल्स आएंगे, तभी आप लोगों का जल्द से जल्द प्रोसेस खत्म होगा, एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नया करियर स्टार्ट होगा। बट एज अ फ्रेशर आप वेट करते मत बैठो, कॉल्स नहीं आएंगे। जिनका पास आउट ईयर पुराना है उनको बता रहा हूँ एज अ फ्रेशर ट्राई करना छोड़ दो, उसमें फायदा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो अभी एक्सपीरियंस वाला पार्ट, तो अपने अपने पास आउट ईयर के हिसाब से एक्सपीरियंस यूज करो। मतलब फॉर एग्जांपल किसी का 2022 पास आउट है, तो देखो जून 2022 टू टिल डेट कितना हो जाता है, जैसे कि 1 साल। ठीक है, एंड ऊपर जुलाई अगस्त एंड सितंबर, जैसे 1 साल 3 महीने का आपका गैप है। तो जितना गैप है ना उतना एक्सपीरियंस यूज करो। 1 साल 3 महीने का आपका जो गैप हो रहा है, तो 1.3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप लोग यूज करोगे। प्लस अगर किसी को लगता है नहीं मुझे उतना नहीं यूज करना, मुझे उसको भी बढ़ाना है, ठीक है, उसी एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 3 या तो 6 महीने की इंटर्नशिप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, 3 या तो 6 महीने की उसमें इंटर्नशिप ऐड कर सकते हो। तो तब वो दोनों मिला के कितना एक्सपीरियंस हो जाएगा, 1.6 या तो 1.9। यहाँ पे इंटर्नशिप अलग से एंड एक्सपीरियंस अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, दोनों मिला के डायरेक्टली हम लोग एक्सपीरियंस दिखाएंगे। अभी आप बोलोगे इंटर्नशिप कहाँ के ऐड करनी, कैसे ऐड करनी, बहुत सिंपल सा सिनारियो है। हम लोग ऐसे दिखाएंगे कि कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में हमने इंटर्नशिप की थी एंड उसके बाद वहीं पे जॉब कंटिन्यू किया, ऐसा हम लोग दिखाने वाले हैं। इसलिए दोनों भी चीजें मिला के जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, इंटर्नशिप प्लस आपका जो गैप है वो, तो वो डायरेक्टली अपने रिज्यूम के ऊपर शो करना है। ऐसे 1.3 अलग से, 3 और 6 मंथ की इंटर्नशिप अलग से, ये नहीं दिखाएंगे हम लोग। दोनों मिला के जितना एक्सपीरियंस हो रहा है डायरेक्टली वहां पे कर देंगे। कि मैं लिख दा 1.6 ऑफ डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास आउट ईयर के हिसाब से देखो, 2022 पास आउट होगा तो आप मैक्स टू मैक्स इतना एक्सपीरियंस यूज कर सकते हो, 1.6 1.9 तक। देन नेक्स्ट 2021 होगा तो उनके लिए भी सेम सिनेरियो, जून 2021 टू टिल डेट। ठीक है, तो सिनेरियो क्या हो रहा है कि 1.3 था तो
यहाँ पे 2 पॉइंट प्लस अगर लगता है 6 मंथ की इंटर्नशिप तो दोनों मिलके 2.6 और 2 पॉइंट यूज कर सकते हो। पास आउट ईयर डिपेंड करता है कितना यूज। नेक्स्ट सिनारियो आता है 2020 पास आउट। उनका सिनारियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि कोविड की वजह से उनके बैचेस कंप्लीट लेट हो गए थे, तो उनका सारा पार्ट खत्म हुआ था नवंबर 2020 में। तो नवंबर 2020 टू टिल डेट हमें रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना याद रखना। पास आउट किसी का कोई में एग्जाम खत्म हो जाती है, सारी चीजें खत्म हो जाती है, तो जून से ही आप एक्सपीरियंस यूज सकते हो। किसी को लगता है नहीं यूज करना है, जुलाई से करो। रिजल्ट ही या मिलता है, ठीक है। तो रिजल्ट आने के बाद का एक्सपीरियंस दिखाऊंगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। नहीं तो जून में खत्म हुआ मेरा एग्जाम, रिजल्ट आया मेरा अक्टूबर नवंबर में, तो मैं उसके बाद का एक्सपीरियंस लगा देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। आप जून में सारी चीजें खत्म हो चुके ना एग्जाम वगैरह, तो जून जुलाई से ही अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट कर सकते। तो देखो 2020 पास आउट, नवंबर 2020 टू टिल डेट 2021, 2022, 2023, अभी 3 साल होने आए हैं, मतलब अराउंड 2.10 का आपका एक्सपीरियंस हो रहा है। तो आप लोग अपना इतना एक्सपीरियंस यूज कर सकते हो। प्लस अगर सेम चीज किसी को लगता है कि 3 या तो 6 महीने की इंटर्नशिप करनी है, दिखानी है, वो दिखा के अपना एक्सपीरियंस 3.1 और 3.4 तक आप लोग खींच सकते हो। यही आपके लिए बेनिफिट रहता है। तो ऐसे आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस कैलकुलेशन कर सकते हो। बहुत सिंपल, कितना लगाना एंड पास आउट ईयर के हिसाब से एक्सपीरियंस को ऐड करो। एक्सपीरियंस आप लोग लगाओगे तभी फायदा होगा, एज अ फ्रेशर फायदा नहीं होता है, ठीक है। ये चीजें हो गई। नेक्स्ट रही बात 2019 और प्रायर पास आउट, 18, 17, 16, 15, 10, 12 जो कुछ आपका पास आउट ईयर होगा, उसके हिसाब से आपका पास आउट ईयर कितना भी पुराना हो, आप मैक्स टू मैक्स एक्सपीरियंस लगा सकते हो 3.6 टू 3.8, ठीक है। 3.6 टू 3.8 तक आप लोग अपना एक्सपीरियंस यूज कर सकते हो। क्यों ऐसा? 4 क्यों नहीं लगाना, या तो 4.2 क्यों नहीं लगाना है, 4 के ऊपर क्यों नहीं लगाना है एक्सपीरियंस? तो सिनारियो क्या है, आप लगा सकते हो, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको एज अ सीनियर कंसिडर किया जाएगा वहां पे। आपका इंटरव्यू लेवल भी एज अ सीनियर पर्सन कंसिडर करके ही लिया जाता है, तो इसलिए उन चीजों में मत पड़ो। अभी हमें क्या चाहिए, जॉब चाहिए। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी प्रोसेस स्टार्ट होना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, 3.6 या तो 3.8 से नीचे का ही एक्सपीरियंस दिखाना है, उससे कम ही एक्सपीरियंस दिखाना है। तो अपने अपने पास आउट ईयर कुछ भी होने दो, 2019, 18, ये मैटर नहीं करता है कहीं पे भी। अपना पास आउट ईयर कहीं पे भी मैटर नहीं करेगा, यूज उसका प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। नहीं तो आप बोलोगे सर मेरा 2015 का पास आउट है, आप जैसे बोल रहे कि अगर मैंने 2020 से एक्सपीरियंस दिखा दिया तो 2015 से 2020 के बीच में क्या किया, किसी ने भी पूछा तो क्या बताऊंगा? क्यों? आप बता सकते हो, बहुत सारे रीजन बता सकते हो, आपके पास कोई भी एक वैलिड रीजन हो जाता है। कैसे रीजन? देखो, आप बोल सकते हो इसके बीच में मैंने एमपीएससी ट्राई किया, यूपीएससी ट्राई किया, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन किया, अदर गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन किया। देन उसके बाद आप कुछ लोग बोल सकते हैं कि मैंने नॉन टेक्निकल जॉब किया। देन कुछ लोग बोल सकते हैं टीचिंग फील्ड में जॉब किया, या तो कुछ लोग बोल सकते हैं पर्सनल बिजनेस था मेरा। कोई भी एक रीजन आप दे सकते हो, कोई भी एचआर या तो कोई भी कंपनी आपको इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं करेगी, ना ही इसका प्रूफ पूछा जाता। कोई भी चीज यहाँ पे आपको नहीं पूछी जाएगी, बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि आप पास आउट हो गए तो सबको 100% जॉब उसी ईयर में मिलती है। कुछ लोग 4 साल बाद जॉब को लग जाते हैं, कुछ लोग 5 साल बाद लग जाते हैं, कुछ लोग ऐसा हो जाता है कि एक फील्ड में काम करते हैं नॉन टेक्निकल फील्ड में 5-7 साल एंड उसके बाद टेक्निकल में आ जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो आपका पास आउट ईयर, आपके परसेंटेज, ये आपके कहीं पे भी मैटर नहीं करेंगे, उसका इम्पैक्ट कहीं पे भी नहीं होगा, इतना याद रखना। तो आपको क्या रीजन देना है, कोई भी। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूंगा कि हाँ मैं एमपीएससी यूपीएससी ट्राई कर रहा था, 4-5 साल ट्राई किया मैंने, लेकिन वहां पे मुझे सक्सेस ना मिलने की वजह से मैंने स्पेसिफिक वो फील्ड छोड़ दी, वो प्रोसेस स्टॉप कर दी एंड अपना टेक्निकल में प्रिपरेशन करके एज ए फ्रेशर आईटी में एंट्री कर ली 2020। ऐसे आप लोग बोल सकते हो, कोई भी एक रीजन चिपका दो, आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा।
आप बोल सकते हो कि मैं नॉन टेक्निकल जॉब कर रहा था, वहां पे पर्सनल ग्रोथ, टेक्निकल ग्रोथ या तो फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हुई, इसलिए बाद में जाके मैंने आईटी में स्विच किया। कोई बोल सकता है मेरा पर्सनल बिजनेस चल रहा था लेकिन कोविड की वजह से मेरा पर्सनल बिजनेस खत्म हो चुका या तो स्टॉप हो गया, तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करके आईटी में एंट्री कर लिया एज अ फ्रेशर। यही चीजें हमें बतानी होती है। पूछा तो कोई मोस्टली पूछता नहीं है, कोई एचआर आपको नहीं पूछेगा, लेकिन गलती से पूछा भी तो भी आप लोग इजीली उसको आंसर कर पाओगे। तो ऐसा सिनारियो रहता है। तो आपका पास आउट ईयर कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं करने वाला, इतना दिमाग में सेट हो। चलो ये सारी चीजें हो गई, आपका एक्सपीरियंस वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है आपका डेजिग्नेशन। देखो अभी सिनारियो क्या हो रहा है, कुछ लोग फॉलो क्या कर रहे हैं, एक प्रोफाइल बनाया है आप लोगों ने एंड उसमें डेटा साइंटिस्ट के प्रोफाइल बनाया है, ठीक है, एक रिज्यूम बनाया, और दूसरा रिज्यूम बनाया आप लोगों ने पूरा का पूरा मशीन लर्निंग के रिलेटेड। मतलब इसमें सारे कंसेप्ट उसी के रहेंगे, इसमें सारे कंसेप्ट अलग अलग रहेंगे। एंड एक है फॉर एग्जांपल पुणे के लिए आपने बनाया है, दूसरा है बनाया है बैंगलोर के लिए। ऐसे कुछ लोगों ने फॉलो किया है, ठीक है, कुछ लोगों ने ये सारी चीजें फॉलो की। तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है, अगर पुणे लोकेशन पे मशीन लर्निंग की ओपनिंग रहेगी तो क्या करोगे, एंड अगर बैंगलोर लोकेशन पे डेटा साइंटिस्ट की ओपनिंग रहेगी, इसके स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो क्या होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। बैंगलोर लोकेशन के लिए आप लोगों ने मशीन लर्निंग का रिज्यूम बनाया है, पुणे लोकेशन के लिए डेटा साइंटिस्ट का बनाया, तो देखो स्पेसिफिक इसका फायदा नहीं होगा। आप लोगों को हर एक लोकेशन पे हर एक अवेलेबल रखना है अपने प्रोफाइल में, हर प्रोफाइल में सारे अवेलेबल होने चाहिए। मतलब बैंगलोर का भी प्रोफाइल है तो उसमें मशीन लर्निंग भी होगा, डेटा साइंस के रिलेटेड, डेटा साइंटिस्ट के रिलेटेड जो कुछ स्किल्स रहेंगे वो सारे रहेंगे, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या तो अदर कोई एनएलपी, या हर एक चीज आपके प्रोफाइल में होनी चाहिए। पुणे लोकेशन का प्रोफाइल है तो उस लोकेशन पे भी आप लोगों की सारी चीजें होनी चाहिए। मतलब उस लोकेशन पे कौन से भी टेक्निकल फील्ड का ओपनिंग होगा, मशीन लर्निंग होगा, डीप लर्निंग होगा, एनएलपी होगा या तो अदर कोई चीजें रहेगी, पाइथन रिलेटेड होगा, तो सारे ओपनिंग्स हमें दिखने चाहिए। हमारा कोई भी ओपनिंग के लिए हम अप्लाई कर देते हैं तो भी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होना चाहिए। तो ऐसा सिनारियो, तो गलती से भी ये मत करना एक डेटा साइंटिस्ट का पूरा कंसेप्ट मैं एक लोकेशन पे यूज करूंगा, मशीन लर्निंग का पूरा कंसेप्ट दूसरे लोकेशन पे लिए, नो, टोटली नॉट। आपको उसका फायदा नहीं रहेगा। हर एक लोकेशन पे लिए हर एक स्किल को अवेलेबल रखना है, क्योंकि कौन सी ओपनिंग कहाँ पे आएगी हमें पता नहीं रहता। तो हमारा प्रोफाइल उसके हिसाब से होना चाहिए कि हर एक लोकेशन पे हर एक स्किल हमारा होना चाहिए। तो डेजिग्नेशन ये क्या रहता है, एक कंपनी ने दी हुई पोस्ट। डेजिग्नेशन क्या होता है, एक कंपनी ने प्रोवाइड की हुई पोस्ट। तो ऐसा नहीं है कि आपका पोस्ट वो है तो आपको सिर्फ उसी का ही काम मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। किसी को डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन मिलके आपको मशीन लर्निंग में काम करना पड़ सकता है, किसी को मशीन लर्निंग इंजीनियर की काम पड़ सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे है जहां पे डेजिग्नेशन टोटली अलग ही रहता है, सिर्फ एनालिस्ट की पोस्ट रहती है, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट रहती है, या तो सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट रहती है। तो ऐसे आप लोगों के अलग अलग डेजिग्नेशन आप लोगों को मिलेंगे। इन फ्यूचर भी आपके डेजिग्नेशन चेंज होते रहेंगे। तो डेजिग्नेशन इज नथिंग बट अ पोस्ट विच इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। तो ऐसा नहीं होता है कि डेजिग्नेशन ये मिला तो आपको वही जॉब करना पड़ेगा। डेजिग्नेशन मिला है मशीन लर्निंग इंजीनियर तो सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग के रिलेटेड ही काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसी रिक्वायरमेंट वैसा काम करना पड़ेगा। तो डेजिग्नेशन मैटर नहीं करता है, इतना याद रखना। सिर्फ डेजिग्नेशन जो रहते हैं वो हमें क्या करना है, हर एक लोकेशन पे सेम रखना है। मतलब आपने अगर डेटा साइंटिस्ट यूज किया, ठीक है, तो तीनों भी प्रोफाइल में सेम रखो, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वो फायदे का रहता है, ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता। तो इसलिए तीनों भी लोकेशन के लिए जो तीन रिज्यूम प्रिपेयर करोगे तो तीनों भी रिज्यूम्स के लिए आपको क्या करना है, सेम डेजिग्नेशन रखने हैं। डेजिग्नेशन को अलग अलग मत रखो, एक रिज्यूम में एक, दूसरे रिज्यूम में दूसरा, तीसरे रिज्यूम में तीसरा, ऐसे बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि हम लोग रिज्यूम में जो कंटेंट रखेंगे वो पूरा रखेंगे तीनों भी रिज्यूम में।
मशीन लर्निंग का रखेंगे, डेटा साइंटिस्ट पाइथन का रिलेटेड रहेगा, या तो डीप लर्निंग के रिलेटेड, या तो एनएलपी रहेंगे। हर एक चीज हम लोग रखने वाले हैं हर एक रिज्यूम में, तो आपका डेजिग्नेशन वहां पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, डेजिग्नेशन कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं करता है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर में भी, अभी किसी को जॉब मिला, किसी को डेजिग्नेशन मिल जाता है कि सर मुझे पाइथन डेवलपर मिला, हाँ ठीक है, डेजिग्नेशन पाइथन डेवलपर मिला मतलब ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा पाइथन में ही काम दे, वो आपको अदर चीजों का भी काम भी दे सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को अदर चीजों के ऊपर काम करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, और उसी कंपनी ने पाइथन डेवलपर दिया, दूसरे वापस 2 साल बाद स्विच करोगे, दूसरी कंपनी में चले जाते हो, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पाइथन डेवलपर बोल के ही आपको लेंगे, आपको मशीन लर्निंग में भी जॉब मिल सकता है, आपको या तो डीप लर्निंग में भी काम करना पड़ सकता है, किसी भी फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि हमारे रिज्यूम में, हमारे प्रोफाइल में अलग अलग टाइप के स्किल्स है। यही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपके रिज्यूम में जो डेजिग्नेशन आप लोग ऐड करोगे, वो कोई भी ऐड कर सकते हो, डेटा साइंटिस्ट, या तो डेटा साइंटिस्ट इंजीनियर, या तो मशीन लर्निंग इंजीनियर, या तो आप लोगों का अदर कोई डेजिग्नेशन रहेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज किया तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूज किया, या तो सॉफ्टवेयर एनालिस्ट यूज किया, कोई भी चल जाता है, किसी के लिए भी प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ इतना टारगेट रख के चलो, तीनों भी रिज्यूम के ऊपर डेजिग्नेशन सेम रखना है, एंड एक्सपीरियंस जितना लगा रहे हो वो भी सेम रखना है। नहीं तो एक रिज्यूम के ऊपर एक्सपीरियंस 2.5, दूसरे रिज्यूम के ऊपर 3 साल, तीसरे रिज्यूम के ऊपर 2 इयर्स, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तीनों भी रिज्यूम के ऊपर हमारा डेजिग्नेशन सेम रहेगा, प्लस हमारा एक्सपीरियंस भी सेम रहेगा। 2.5 अगर मैं यूज कर लेता हूँ तो तीनों भी रिज्यूम के ऊपर 2.5 ही रहेगा, एंड डेटा साइंटिस्ट में यूज कर रहा हूँ तो तीनों भी रिज्यूम के ऊपर वो डेटा साइंटिस्ट ही रहेगा। ऐसा सिनारियो आप लोगों को फॉलो करना है। तो बेसिक पार्ट हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट अपना 3 रिज्यूमे प्रिपेयर करने हैं विथ 3 डिफरेंट मोबाइल नंबर, विथ 3 डिफरेंट ईमेल आईडी। उसके बाद प्रोसेस क्या फॉलो करना, रिज्यूम को फॉरवर्ड करने, ठीक है, अलग अलग रिज्यूम के फॉर्मेट यूज कर, तो फॉर्मल से ले चीजें वो से ही रहे, ये बहुत सिंपल। उसके बाद में नाम है अपना स्पेसिफिक, तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे। देखो अपना नाम, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है ये, तो 3 रिज्यूम के ऊपर मेंटेन कैसे करोगे। ठीक है, एक रिज्यूम के ऊपर मैं अपना ये नॉर्मल नेम रख देता हूँ जयेश, दूसरा रिज्यूम है ना तो उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करना है, जैसे कि सरनेम को पहले ले लो, तो नाम एंड अपने पेरेंट्स का नाम, दैट्स इट। वो भी शॉर्टकट में लिखना है तो शॉर्टकट में, या तो आप लोग पूरा भी लिख देते हो। तो ऐसा दूसरा रिज्यूम में ये चेंज रखना है, एंड तीसरा रिज्यूम में रहेगा तो उसमें फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ जयेश बी डॉट, दैट्स इट, इतना ही। अपना सरनेम का शॉर्टकट यूज करना है, या तो ये भी कर सकता हो भोर जे डॉट। ऐसे आप लोग अपने अलग अलग रिज्यूम में अपना खुद का ही नाम थोड़ा सा अलग अलग रखना है, तो सेम नहीं, थोड़ा सा अलग सा, क्योंकि एक ही नाम के बहुत सारे लोग हैं। मुझे मतलब मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, मेरे ही नाम से मुझे 5 लोग पता है, मेरे ही सेम नाम से, जिसमें से 3 लोग मेरे कांटेक्ट में, सेम नाम है जयेश भोल, दैट्स इट। तो ऐसा सिनारियो है। तो आपके नाम से मतलब हमारा जो नाम रहता है, तो इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसी का फायदा हम क्या उठाएंगे कि एक रिज्यूम में अपना नॉर्मल नेम रखेंगे, दूसरे में सिर्फ सीक्वेंस चेंज करना है नाम का, तीसरे में भी थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करना है, बात खत्म हो जाती। 3 रिज्यूम में सिर्फ अपना नाम हो गया, अपना डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, पार्ट कंटिन्यू है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, बहुत सारे। अभी ऑब्जेक्टिव रहता है किसी का प्रोफाइल सब प्रोफेशनल, क्या दिया है, with more than 2.5 years of functional experience in computer vision, image processing, financial domain, have expertise in preparing data, developing and deploying highly scalable machine learning models, hands-on experience in building and running deep learning models in low power edge devices। ये जो चीजें है, देखो आप लोगों ने जो समरी डाली रहती,
वो भी आप लोग अलग अलग मेंटेन करोगे। तीनों भी रिज्यूम के ऊपर अलग अलग समरी मेंटेन करनी। एक रिज्यूम रहेगा जिसमें टेक्निकल समरी मेंटेन करो, दूसरा रिज्यूम रहेगा वहां पे जनरल समरी मेंटेन करो, एंड तीसरा रिज्यूम रहेगा टेक प्लस जनरल। ठीक, या तो रहेगा नो समरी, समरी की जरूरत ही नहीं। ऐसे तो तीन अलग में है तो तीन अलग समरी है आपको। कोई भी चीज किसी भी डुप्लीकेट नहीं दिखनी, समरी बिल्कुल भी नहीं। टेक्निकल कंटेंट करोगे उसका भी सीक्वेंस अलग रखेंगे, सेंटेंस को मॉडिफाई करेंगे, सेंटेंस का स्टार्टिंग सेंटेंस का एंड जो कुछ प्रोसेस है वो भी हम लोग अलग अलग रखेंगे। यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो टेक्निकल समरी, जनरल समरी, टेक्निकल प्लस जनरल, या तो नो समरी, ऐसे आप लोगों को फॉलो करना है। तो आपको समरी प्रिपेयर करना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। समरी मतलब क्या है? एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन, हमारे रिज्यूम के बारे में, हमारे प्रोफाइल के बारे में, हमारे एक्सपीरियंस के बारे में शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन रहता है। तो किसी को वो प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं हो रहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग ही नहीं चल रहा कि कैसे प्रिपेयर करो। कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए मार्केट में अभी बेस्ट चीजें आ चुकी है, एआई। आप लोग चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी से आप लोग अलग अलग प्रोफाइल समरीज, रिज्यूम हेडलाइंस, हर एक चीज पिकअप कर सकते हो। तो चैट जीपीटी का यूज करना सीख लो, जो सिर्फ ये नॉन टेक्निकल चीजों में नहीं, टेक्निकल चीजों में भी बहुत फायदे का रहेगा। आपको बाद में इन फ्यूचर काम ही आने वाला है। जब आपको जॉब मिलेगा, कुछ भी कंटेंट, कुछ भी, कोई भी कोड आप चैट जीपीटी से पिकअप कर सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशन करके अपना काम चला सकते हो। एंड दिस इज द रियलिटी। आप लोगों को ये फॉलो करना या तो अपडेट करना पड़ेगा ही। चैट जीपीटी यूज करना सीख लो, ये आपके बहुत ज्यादा फायदे की चीज रहेगी। चैट जीपीटी मतलब एआई टूल्स जो आपको बहुत ज्यादा फायदे के रहेंगे, जॉब में भी काम आएंगे। किसी चीज में आप स्टक हो रहे हो या तो कोई आपको एरर आ रहा है, आप उसको वहां पे डाल देते हो तो वो फायदे में रहेगा। तो इसलिए हमें जो रिज्यूमे हेडलाइन बनाएंगे या तो प्रोफाइल समरी बनाएंगे, प्रोफाइल हेडलाइन अगर आपको अपने ओन लैंग्वेज में क्रिएट करना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो चैट जीपीटी की यूज कर लो या गूगल का हेल्प ले लो, तो वहां से कुछ ना कुछ समरीज, प्रोफाइल पिकअप करो, एंड वो एज इट इज नहीं यूज करना है। तो हमारे रिज्यूम के बाद उसको करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने उसको ऐड करना है, थोड़ा सा मॉड अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज उसको प्रॉपर्ली मॉडिफाई करो एंड देन उसको आगे कंटिन्यू। आज इट इज कॉपी पेस्ट मत करना, वो कभी कभी थोड़ा सा हाई लेवल लैंग्वेज में रहता है, जो ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स रहेंगे जो आपको बाउंसर भी जा सकते हैं, मतलब उस वर्ड का मीनिंग भी पता नहीं होता, फिर भी मैंने ऐड कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो, ओन खुद की कंफर्टेबल लैंग्वेज में उसको मॉडिफाई करके सेव कर दो। तो ऐसे आप लोगों को अलग अलग समरी, जो प्रोफाइल समरी या तो प्रोफेशनल समरी रहती है, वो फॉलो करनी, या ऑब्जेक्टिव उसको नाम दिया है, दैट्स इट। तो ऐसा सिनारियो। देन नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक क्या है, बहुत सिंपल टेक्निकल है। फाइनेंशियल डोमेन में एक्सपीरियंस है, डेटा प्रिपेयरिंग, डेटा डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग हाईली स्केलेबल मशीन लर्निंग मॉडल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीजें थोड़ी टेक्निकल उसमें ऐड की। दूसरे रिज्यूम में क्या करना है, जनरल ऐड करो, तीसरा में जनरल प्लस टेक्निकल ऐड करो। तो ऐसे अलग अलग समरीज मेंटेन करो या तो ऑब्जेक्टिव मेंटेन करो अपने अपने रिज्यूम में। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों का स्पेसिफिक। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो अभी सिनारियो क्या है आपका, ये चीजें सारे होने के बाद नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों के स्किल्स। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स के बारे में। तो ये जो टेक्निकल स्किल्स है इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं पहले। तो स्किल्स में देखो सिनारियो क्या है, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, पाइथन एमएल पैकेजेस, देन मशीन लर्निंग, देन टेक्स्ट प्रोसेसिंग, देन लैंग्वेजेस, देन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। अभी इसमें थोड़ा सा चीज जरूरत क्या है, इसमें ये चीजें, ठीक है, ये थोड़ा सा हाईलाइट करने की जरूरत है। ठीक है, ये थोड़ा सा हाईलाइट करने की जरूरत है। आपने बहुत सारे स्किल्स डाले, ठीक है, बहुत मतलब बहुत सारे स्किल्स डाले,
तो ये स्किल्स को है ना थोड़ा सा इलेबोरेट करना सीख लो, ठीक है। वहां पे क्या दिख रहा है रिज्यूम में कि आपको इसमें भी एक्सपीरियंस है, उसमें भी एक्सपीरियंस है, हर एक चीज के बारे में एक्सपीरियंस है, ऐसे दिख रहा है टेक्निकल स्किल्स, आपके पास इतने सारे स्किल्स है, लेकिन कौन से स्किल्स के ऊपर आप हैंड्स ऑन हो, कौन से स्किल्स के ऊपर आपको बेसिक नॉलेज है, या तो बेसिक एक्सपीरियंस है, या तो आप एक्सपर्ट हो, या तो स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, या तो गुड एक्सपीरियंस है, ये चीजें उसको दिखाओ, ठीक है। आप लोग क्या कर लेते हो कि चलो ठीक है ये सारी चीजें है, सेकंड आपने यहाँ पे डाला रहता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, देन एबिलिटी टू राइट द क्लीन, देन थ्रू नॉलेज अबाउट दिस, नॉलेज अबाउट दैट, बट ये टेक्निकल स्किल्स अभी उस एचआर को पता नहीं है, या तो हमें भी पता नहीं है एचआर को एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है। हमने ये सारे टेक्निकल स्किल्स तो डाले हैं, लेकिन वहां पे सिनारियो क्या हो रहा है कि हमें कौन सी चीज में कितना ज्यादा नॉलेज है, स्ट्रॉन्ग हम किस में है, या तो एक्सपर्टाइज हम किस में है, एक्सपर्ट किस में है, गुड एक्सपीरियंस किस में है, बेसिक नॉलेज किस चीज का है हमारे पास, उस चीज को भी थोड़ा सा इलेबोरेट करो। सिर्फ स्किल्स के नाम डाल के उस एचआर को थोड़ी पता चलेगा ना, या तो उस इंटरव्यूअर को भी थोड़ी पता चलेगा ना कि आपको कौन से इसमें कितना ज्यादा नॉलेज है, या तो कितना आप स्ट्रॉन्ग, वो डायरेक्टली ओवरऑल कंसिडर करेगा आपको। तो उस रिज्यूम में थोड़ा सा डिटेल में इलेबोरेट करो, हाँ गुड नॉलेज अबाउट दिस, गुड एक्सपीरियंस इन दिस, like strong knowledge about that things, तो expertise in this field, having strong experience working on this model, etc etc। थोड़ा सा टेक्निकल स्किल्स को ना इलेबोरेट करो। सिर्फ वहां पे टेक्निकल स्किल्स का नाम डाल दिया मतलब बात खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। उनकी रिक्वायरमेंट हमें पता नहीं, हमारे पास कौन सी चीज का कितना स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, कितना बेसिक नॉलेज है, उसको नहीं पता होता है। तो उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके दे दो रिज्यूम में, क्या मुझे इसमें गुड एक्सपीरियंस है, इसमें स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस, इसमें बेसिक नॉलेज है। तो इंटरव्यूअर भी ये सारी चीजें, जब टेक्निकल इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यूअर आपका रिज्यूमे रीड करके ये सारी चीजें देख के आपको क्वेश्चनिंग करेगा। तो इसीलिए उस रिज्यूम को थोड़ा सा डिटेल में इलेबोरेट करो, टेक्निकल स्किल्स को। देन ये सारी चीजें होने के बाद अपने जो तीनों भी रिज्यूम है, फॉर एग्जांपल आपका एक बैंगलोर का है, मुंबई का है, नोएडा का है, तो ये तीनों भी रिज्यूम में सारे के सारे स्किल्स होने ही चाहिए। सिर्फ सीक्वेंस चेंज करना है, शफलिंग करना है, फॉर्मेट तो अलग ही रहेगा, तो उसका पोजीशन चेंज ही होने वाला है। मतलब इस रिज्यूम में टेक्निकल स्किल्स थोड़े से नीचे है, ठीक है, पहले ये सारी चीजें, देन बाद में टेक्निकल स्किल्स हट गई। दूसरा रिज्यूम का फॉर्मेट चेंज हो जाता है तो टेक्निकल स्किल्स का जो जगह है वो भी चेंज हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका जो सीक्वेंस है या तो उसको जो मेंटेन किया है वो भी अलग तरीके से मेंटेन करना है। तीनों भी रिज्यूम में ऐसा सेम टाइप ऑफ थिंग्स नहीं दिखनी चाहिए कि हाँ एक कोने में स्किल्स को ऐड किया है और सिर्फ मेंशन किया है, नो। तीनों भी रिज्यूम में कंटेंट को शफल करो, स्किल्स को भी शफल करो, सेंटेंसेस जो रहेंगे उसको भी शफल करके मॉडिफाई करो, वर्डिंग भी अलग अलग दिखना चाहिए, टोटली अलग अलग चीजें दिखनी चाहिए। टेक्निकल पार्ट होगा या तो कोई भी पार्ट होगा, शफलिंग करो, सेंटेंसेस को मॉडिफाई करो, अलग अलग लाइक कंफर्ट जोन के हिसाब से ओन लैंग्वेज में उसको मॉडिफाई करो। तो वैसे आप लोगों को रिज्यूम में हर एक चीज को मेंटेन करना है। देन उसके बाद आप लोगों का एजुकेशन है, आप लोगों का वर्क हिस्ट्री है, बहुत सारी चीजें है आपके रिज्यूम में। यहाँ पे देखो स्पेसिफिक मशीन लर्निंग डेटा एसोसिएट सनगार्ड पुणे 2.5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मार्च 2021 टू प्रेजेंट डेट, ऐसे 2.5 इयर्स का एक्सपीरियंस यूज किया, ठीक है। उसमें क्या आ रहा है चीजें देखो, एक है डेजिग्नेशन, दूसरा है कंपनी, तीसरा है आपका स्पेसिफिक कितना एक्सपीरियंस है एंड ड्यूरेशन क्या है, दैट्स इट। तो अभी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 अगस्त के स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है, लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स, उन लोगों ने दिक्कत क्या की है, प्रॉब्लम ये है उन्होंने एक्स्ट्रा लार्ज एमएनसीज यूज किया है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने एक्स्ट्रा लार्ज एमएनसी कंपनी यूज की है। प्रॉब्लम ये है आप जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी अपने रिज्यूम में ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, टीसीएस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, पर्सिस्टेंट, साइबेज, एक्सेंचर, ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनी, टेक महिंद्रा, आईबीएम, एचसीएल, विप्रो, ये ऐसी किसी ने बड़ी बड़ी कंपनी बहुत एक्स्ट्रा लार्ज एमएनसीज यूज अगर की होगी तो उसको कॉल का रेशियो बहुत कम रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो अच्छी तरह से, जिन लोगों ने बहुत बड़ी एमएनसीज अपने रिज्यूम के ऊपर यूज की है उसको कॉल का रेशियो कम रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नोटिस पीरियड।
उसको टैकल कैसे करना है, हर एक चीज होने वाली है हमारी। लेकिन इतना याद रखना, नोटिस पीरियड ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर एक एचआर या तो हर एक कोई कंपनी क्या देखती है, आपका नोटिस पीरियड, आप कितना जल्दी ज्वाइन करोगे, उनके दिमाग में यही रहता है। तो अगर आपने बहुत एक्स्ट्रा लार्ज एमएनसी ऐड कर दी, फॉर एग्जांपल ऐड कर दी रिज्यूम के ऊपर टीसीएस, सभी एचआर को, जो छोटे कंपनी का है वो या तो कोई भी बड़े कंपनी, सभी के सभी एचआर को पता है टीसीएस का नोटिस पीरियड है 3 महीने का, नोटिस पीरियड है 2 से 3 महीने का, विप्रो का नोटिस पीरियड है 2 से 3 महीने का, कॉग्निजेंट का 3 महीने का, कैपजेमिनी का 3 महीने। ऐसे हर एक एचआर को पता है इन कंपनीज के नोटिस पीरियड 2 या तो 3 महीने का है। तो इवन आपने बोल भी दिया कि 15 डेज और लेस और 1 महीने में, फिर भी वो आपको ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको कॉल, आपके प्रोफाइल में लिखा है इवन विद इन 15 डेज, आपने रिज्यूम कंपनी प्रोफाइल में कंपनी डाली है टीसीएस, वो आपको कॉल ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होता है आपका नोटिस पीरियड 2-3 महीने का है। तो ये कंपनीज हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, जिसकी वजह से हमें कॉल का रेशियो अटक रहा है। तो हम लोग कंपनीज यूज करेंगे स्मॉल स्केल, मिड स्केल या तो एमएनसी। ठीक है, स्मॉल स्केल, मिड स्केल, मिड स्केल एमएनसीज, ऐसी कंपनी यूज करनी है हमें। ठीक है, जिन कंपनीज का इंफॉर्मेशन या तो स्पेसिफिक वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ऐसी सिंपल सा सिनेरियो बता देता हूं एक सिंपल लैंग्वेज में, ज्यादा पॉपुलर नहीं है ऐसी कंपनी यूज करो। फिर वो एमएनसी होगी तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, मतलब अगर आप गूगल के ऊपर आईटी कंपनीज की लिस्ट भी सर्च कर लेते हो ना, तो वो 10,000 प्लस चली जाएगी। 10,000 प्लस, आई एम नॉट सेइंग दैट 100, 200, 300, मार्केट में 10,000 प्लस आईटी कंपनीज है, जहाँ पे आईटी का काम चलता है, पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, जो कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजीज है उसके हिसाब से काम चलता है। 10,000 प्लस कंपनीज, तो हमें 10,000 के साथ भी कुछ भी लेना देना नहीं है, या तो 1,000 के साथ भी कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ऐसी 3 कंपनी चाहिए जो स्पेसिफिक स्मॉल स्केल, मिड स्केल एमएनसी या तो एमएनसी होगी, बट ज्यादा पॉपुलर नहीं होगी। क्या होगा, ज्यादा पॉपुलर नहीं होगी, ऐसी कंपनीज हमें चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। तो वो कंपनीज का फायदा क्या होगा कि हम लोग दिखाएंगे हमारा नोटिस पीरियड ऑफिशियल 1 महीने का है, एंड वो निगोशिएट होगा 15 डेज और लेस। जो स्मॉल स्केल, मिड स्केल या तो मिड स्केल एमएनसी या तो जो नॉर्मल एमएनसी रहती है, जो ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है, एमएनसी है, सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन ठीक है, उनके नोटिस पीरियड मैनेजेबल रहते हैं। सिनारियो क्या होता है, उनके नोटिस पीरियड मैनेजेबल रहते हैं, मतलब अगर उनका नोटिस पीरियड 2 महीने का होगा ना, तो भी हम लोग मैनेजर के साथ, एचआर के साथ बात करके उसको निगोशिएट करके ले सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लार्ज एमएनसी रहती, वो लोग निगोशिएशन ज्यादातर करते नहीं है। नोटिस पीरियड में 3 महीने का है तो 3 महीने का फॉलो करना ही पड़ेगा, ऐसा उनका कहना होता है। तो हमें इस चीज में अटकना नहीं। तो जिन लोगों ने रिज्यूम के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यूज की हैं, उसको हटा दो। प्रीवियसली आप लोगों को बोला गया होगा कि आप कंपनी चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन चेंज योर रिज्यूम कंपनी, ये बहुत सिंपल चीज है, अच्छी तरह सुन लो। रिज्यूम के ऊपर आप जो कंपनी यूज कर रहे हो, वो अगर बहुत ज्यादा बड़ी है, एमएनसी है, एक्स्ट्रा लार्ज एमएनसी है, आप लोगों की बहुत ज्यादा पॉपुलर कंपनी है, तो कंपनी को हटा दो, आप कोई भी रिज्यूम के ऊपर कंपनी डाल सकते हो। आप रिज्यूम की कंपनी चेंज कर सकते हो, ये आपके लिए चॉइस है, ये प्रोसेस आपके लिए अपग्रेडेड है। आप कोई भी कंपनी यूज कर सकते हो एज पर द लोकेशन। मतलब लोकेशन को, एक मुंबई के लिए प्रोफाइल है, एक बैंगलोर के लिए प्रोफाइल है, एक नोएडा के लिए प्रोफाइल है। तो मुंबई के प्रोफाइल के लिए कंपनी मुंबई में ही होनी चाहिए, बैंगलोर के प्रोफाइल के लिए कंपनी बैंगलोर में ही होनी चाहिए, नोएडा के प्रोफाइल के लिए कंपनी नोएडा के साइड की ही होनी चाहिए। प्रोफाइल जिस लोकेशन के लिए, रिज्यूमे जिस लोकेशन के लिए बना रहे हो, उस लोकेशन की कंपनी आपको यूज करनी। बहुत सिंपल सा सिनेरियो, आप लोगों को क्या करना है, देखो गूगल के ऊपर जाके सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर लेता हूं मिड स्केल आईटी कंपनी इन बेंगलोर।
ठीक है, मैंने सर्च कर लिया स्पेसिफिक मिड स्केल आईटी कंपनीज इन बैंगलोर, एंड यहाँ पे पहला ऑप्शन मिला लिस्ट ऑफ आईटी कंपनीज इन बैंगलोर। चलो उसके ऊपर क्लिक कर दिया मैंने, तो नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। देखो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी कंपनीज मिलेगी जो आप लोगों को कभी सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, उसका नाम पता भी नहीं, बहुत सारी कंपनीज मिल जाएगी। उस कंपनीज के साथ देखो अच्छी तरह से मैं जूम कर लेता हूं, क्या है स्पेसिफिक देखो, फॉर एग्जांपल ये कंपनी, तो इसका टाइप दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दी है, लोकेशन दिया है, उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, प्लस अगर मैं उस कंपनी के नाम के ऊपर क्लिक भी कर देता हूं तो वो मुझे आगे लेके जाएगा, उसकी डिटेल में और कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ऐसा सिनारियो है। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे ही गूगल के ऊपर जाके सर्च करना है, जिस लोकेशन के लिए आप प्रोफाइल बना रहे हो उस लोकेशन की कंपनी हमें सिलेक्ट करनी है। हमें क्या दिखाना है, मल्टीपल प्रोफाइल बना के हम लोग क्या दिखाएंगे, एक प्रोफाइल में हम लोग दिखाएंगे हम मुंबई में काम करते हैं, दूसरे प्रोफाइल में दिखाएंगे हम बैंगलोर के कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तीसरे प्रोफाइल में हम लोग दिखाएंगे नोएडा के कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। हमें जाने की जरूरत, हम लोग क्या बताएंगे कि हाँ करंटली हमारा वर्क फ्रॉम होम चालू है, ऐसे हम लोग बताने वाले। क्या बताने वाले हैं, हमारा वर्क फ्रॉम होम चालू है, सिर्फ हमारी कंपनी उस लोकेशन पे है, ऐसा सिनारियो हम लोग फॉलो करने वाले। तो मुंबई का जो रिज्यूमे प्रिपेयर करोगे उसमें मुंबई की कंपनी होनी चाहिए, बैंगलोर का प्रिपेयर करोगे तो बैंगलोर की कंपनी होनी चाहिए, नोएडा का अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके नोएडा की कंपनी होनी चाहिए। यह सिनारियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना याद रखना, हर कोई क्या कर रहा है, सिंपली स्पेसिफिक सिर्फ पुणे लोकेशन लेके बैठा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे, मतलब कंसिडर कर लो 100 लोग है तो 100 में से कम 70-80 लोग तो ऐसे रहेंगे सिर्फ उनके पुणे के ही प्रोफाइल है। तो अगर इतना याद रखना, आप 5000 ओपनिंग है पुणे लोकेशन के लिए एंड वहां पे अप्लाई करने वाले 50,000 लोग हैं, तो 5000 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा या तो 5000 लोगों को कॉल चला जाएगा। What about other 40-45,000 सब स्टूडेंट या तो एम्प्लॉयज? यही सबसे बड़ी दिक्कत है, एक ही लोकेशन लेके बैठे रहते हैं, उसी कंफर्ट जोन में रहते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ही रहता है सिर्फ पुणे और पुणे, इसी कंफर्ट जोन में आज तक चल रहे, नहीं पुणे में ही जॉब चाहिए या तो पुणे के ही अप्लाई करना। गलती बिल्कुल भी मत करना, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। आपको स्पेसिफिक, आपको जो कंफर्ट वाली सिटी है वो छोड़ देनी, ये चीज में बिल्कुल भी मत रहो, उसको छोड़ो। फॉर एग्जांपल किसी को कंफर्ट जोन है पुणे का, ठीक है आप पुणे के जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्रोफाइल मुंबई का बनाओ, जहाँ पे ज्यादा कॉल्स का रेशियो है वो प्रोफाइल बनाओ, बैंगलोर का प्रोफाइल बनाओ, नोएडा का बनाओ, या तो स्पेसिफिक दिल्ली है, गुड़गांव है, ऐसे अलग अलग लोकेशन पे प्रोफाइल बनाओ। ये बिल्कुल भी मत करना कि सिर्फ पुणे लोकेशन का प्रोफाइल बना रहा है और पुणे लोकेशन के प्रोफाइल से अदर लोकेशन के लिए भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। पुणे ये कंफर्ट जोन है बहुत सारे लोगों का, तो उस कंफर्ट जोन को तोड़ दो, क्योंकि आप भले ही प्रोफाइल बनाओगे, आप जॉब अप्लाई करोगे, लेकिन ओपनिंग्स अगर 5000 है और अप्लाई करने वाले अगर 50,000 लोग हैं, तो वो 5000 लोग छोड़ के बाकी 40-45,000 लोगों का क्या? एंड दिस इज द रियलिटी, मार्केट की यही रियलिटी है कि लोग क्या करते हैं कि हाँ चलो पुणे में, कंफर्ट जोन पुणे में, सिर्फ इस बैच में फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं ना, तो उसमें से 70 लोग पुणे लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 20 लोग मुंबई या तो अदर कोई लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड 10 लोग ऐसे रहेंगे जो मतलब स्पेसिफिक बैंगलोर, हैदराबाद, या तो कोची केरला, या तो दिल्ली, गुड़गांव, अहमदाबाद, इस लोकेशन के लिए अप्लाई कर। तो दिक्कत यह है उस लोकेशन पे अप्लाई करने वाले लोग बहुत कम है, तो हमें वही उसी का ही फायदा उठाना है, क्योंकि उनके साइड पे भी इतने सारे लोग नहीं रहते जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते। अगर हम अप्लाई करेंगे इन अदर सिटीज के ऊपर, हम लोग फोकस करेंगे, तो वहां से कॉल्स हमें आएंगे, क्योंकि उनके लिए रिक्वायरमेंट है, वो आपको कॉल भी करेंगे, इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। एंड ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो आपको ऑफर लेटर देगी। कुछ कंपनी 2-3 महीने के लिए वर्क फ्रॉम होम दे रही है, कुछ कंपनीज एटलीस्ट 1-1 महीने के लिए तो दे रही है, और कुछ कंपनीज ऐसी है जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम भी दे रही है। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, तो हमें वहां पे इंटरव्यू देना ही है, हमें वहां से ऑफर लेटर लेना ही।
तो आप कंफर्ट जोन छोड़ दो इतना, या मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। जिन लोगों के प्रोफाइल पुणे पुणे लोकेशन के लिए बनाए हैं उसको आप बाजू में रखो, आप अदर लोकेशंस के लिए प्रोफाइल बनाओ, फायदा उसी में ही है आपका। मैं सारी चीजें जो बता रहा हूँ जिसका फायदा आपको कॉल्स आने में, रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग में, प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग में ही होने वाला। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना। कंफर्ट जोन छोड़ दो। तो अपने रिज्यूम में देखो आपको क्या करना है, लोकेशन पर्सपेक्टिव कंपनी सिलेक्ट करनी है। कोई भी कंपनी सिलेक्ट करो, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आप मुझे पूछना पड़ेगा या तो फिर उसके बाद आप बोलोगे कि सर हाँ मैंने मतलब मेरा कंफ्यूजन हो रहा है, आप ही कंपनी सजेस्ट करो। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप कोई भी कंपनी सर्च पर सिंपल सा सर्च कर लो, इसके लिए आईटी कंपनी या तो आईटी कंपनी, कोई भी बात खत्म हो जाती है। कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास कि कंपनी क्या है, एड्रेस क्या इंफॉर्मेशन हमारे लिए कुछ डिटेल, इसका नहीं हुआ है। रिपीट टेस्ट रिज्यूम के ऊपर डालते हैं उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है, वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी कंपनी का होता है। यही सिनारियो है, इसलिए आप लोग रिज्यूम के ऊपर कोई भी कंपनी डाल देते हो तो भी चलेगा। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आपसे ये सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वेरिफिकेशन का टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपग्रेडेड प्रोसेस है, ये आपका फायदे की प्रोसेस। तो इसलिए मैं जो बता रहा हूँ अच्छी तरह से सुन लेना कि आप जो 3 रिज्यूमे प्रिपेयर करने वाले हो तो तीनों भी रिज्यूम के ऊपर अलग अलग कंपनीज आप लोगों को डालनी है, सेम कंपनी बिल्कुल भी रखनी नहीं है। एंड कंपनी जो यूज करोगे वो लोकेशन पर्सपेक्टिव होगी, मतलब जिस लोकेशन का रिज्यूमे रहेगा ऐड करनी है। आप बोलोगे सर एक ही कंपनी डाल देता हूँ तीनों लोकेशन पे होगी ऐसी, तो भी फायदे का नहीं है, वो डुप्लीकेट रिज्यूम जैसे क्रिएट हो जाता है, उसका फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए तीनों भी रिज्यूम के ऊपर 3 अलग अलग कंपनीज मेंटेन करनी, दैट्स इट। तो ये सारी चीजें हैं आप लोगों के रिज्यूम के रिलेटेड। तो ये बेसिक पार्ट हम लोगों ने आज डिस्कस किया है कि हाँ चलो 3 रिज्यूमे प्रिपेयर करने हैं तो उसके लिए 3 अलग अलग मोबाइल नंबर, अलग अलग मेल आईडी, अपने नाम को थोड़ा सा अलग अलग रखेंगे, डेजिग्नेशन सेम रहेगा, एक्सपीरियंस सेम रहेगा। देन उसके बाद आपको प्रोफेशनल समरी या तो प्रोफाइल समरी क्रिएट करनी है, तीनों भी रिज्यूम के लिए अलग अलग। देन उसके बाद स्किल्स को आपको थोड़ा सा डिटेल में इलेबोरेट करना है, सिर्फ नाम मेंशन करके ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता, थोड़ा सा डिटेल में उसको इलेबोरेट करो, बात खत्म हो जाती है। देन बाकी की चीजें जो रहेगी प्रोजेक्ट के बारे में या तो अदर कोई आपके एक्सपीरियंस के बारे में, जैसे एक्सपीरियंस के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि आप लोगों को क्या करना है कि आपका डेजिग्नेशन तो सेम ही रहेगा। जस्ट सेकंड, डेजिग्नेशन तो आप लोगों का सेम ही रहेगा। देन अभी कंपनी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, जो कंपनी ऐसी यूज करनी है स्मॉल स्केल, मिड स्केल और एमएनसी, लेकिन वो ज्यादा बहुत बड़ी एमएनसी नहीं होनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होनी चाहिए जिसका नोटिस पीरियड सबको पता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही चीजें आप लोगों को मेंटेन करनी, जो बाकी की चीजें, ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में वगैरह ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन बताई है, पहले टारगेट रख के चलो कि आपको अभी 3 रिज्यूमे प्रिपेयर करने, ठीक है, एक बेसिक सा टारगेट रखो कि 3 रिज्यूमे प्रिपेयर करने विद डिफरेंट फॉर्मेट्स, डिफरेंट मेल आईडी, डिफरेंट मोबाइल नंबर। यहां से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप उसके ऊपर काम करोगे, 2-3 दिन में आपके रिज्यूमे रेडी हो जाएंगे, आप नौकरी प्रोफाइल बना के जॉब पे अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। देखो अभी ये जो मंथ एंड चल रहा है, मंथ एंड में कैसा रहता है, कॉल का रेशियो बहुत थोड़ा सा कम हो जाता है, हर एक मंथ के एंड में कॉल का रेशियो कम रहता है, पहले 20 दिन में कॉल का रेशियो अच्छा रहता है। तो अभी लास्ट के 10 डेज है, अभी 23 है, ठीक है, अभी हमारे पास 8 दिन का टाइम, इस 8 दिन में हम लोग ये सारी चीजें प्रिपेयर करेंगे, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, प्लस रिज्यूमे की प्रोसेस अपग्रेड करेंगे, नौकरी प्रोफाइल के अपडेशन करेंगे हम लोग। एंड ये सारी चीजें अगर प्रॉपरली फॉलो कर लेते हो तो 1 तारीख के बाद कॉल का रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ऐसा सिनारियो है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने बहुत बेसिक पार्ट देखा है, कल हम लोग वापस मॉर्निंग में कनेक्ट करेंगे, वापस रिज्यूम का जो रिमेनिंग पार्ट है वो, देन नौकरी प्रोफाइल के बारे में चीजें वो, एंड हमें एचआर के पार्ट भी डिस्कस करना है। तो आज से ही स्टार्ट करना सीखो, मतलब रिज्यूम के ऊपर आप जितना ज्यादा काम करोगे उतना फायदा आपको रहेगा, बनाओगे नौकरी प्रोफाइल। तो आज मैंने एक बेसिक पार्ट देखा है,
मैं एक ही चीज बार बार रिपीट करता हूँ हर एक सेशन में, ये फॉलो करो। जब तक फॉलो नहीं करोगे ना तब तक इन चीजों के ऊपर आपको इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। हम लोगों ने 1-1.5 घंटा स्पेंड कर लिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी की चीजें हम लोग स्पेसिफिक, एक सेकेंड, ओके तो बाकी की चीजें जो है वो हम लोग कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। कल संडे है, कल मॉर्निंग में हम लोग 7:30 को कनेक्ट नहीं करेंगे, 8 o'clock कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मॉर्निंग में हम लोग 8 बजे कनेक्ट करेंगे। 8 से 10 के बीच में हमारा सेशन रहेगा 2 घंटे का, तो उसके लिए भी टाइम पे ज्वाइन करना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, एंड जो रिज्यूम का पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, ठीक है, तब उसके बाद आपके जो रिज्यूम के रिलेटेड डाउट्स रहेंगे आप पूछ सकते हो। फिर वापस नौकरी प्रोफाइल के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, एंड एचआर के बारे में आपके जो पीएफ के डाउट्स रहते हैं या तो प्रोसेस के बारे में डाउट्स रहते हैं, वेरिफिकेशन के बारे में डाउट्स रहेंगे, वो भी हम लोग कल जब हमारा पार्ट एक कंप्लीट हो जाएगा तब उस टाइम पे आप लोग पूछ सकते हो। ओके, कुछ चैट बॉक्स में है, जो कंपनी लगाई है उसका डॉक्यूमेंट मिलेगा क्या? फिर मैंने अभी बताया कि रिज्यूम के ऊपर हम लोग जो कंपनी लगाते हैं उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है। थर्ड पार्टी प्रोसेस आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी, ऑलरेडी प्रीवियस जो सेशन आप लोगों के जिसने कंडक्ट किए हैं उन्होंने बताया होगा। अगर प्रोसेस पता नहीं है तो वो मैं एचआर सेशन में बता दूंगा, डोंट वरी, कि डॉक्यूमेंट कौन से कंपनी के रहते हैं एंड रिज्यूम के ऊपर की कंपनी क्या रहती है। नेक्स्ट शुभम को कहना है वर्किंग कंपनी फ्रॉम अहमदाबाद एंड थर्ड पार्टी कंपनी फ्रॉम पुणे, इज दिस राइट? यस, नो इशू। जो थर्ड पार्टी रहती है आप कौन सी भी लोकेशन पे डाल देते हो तो भी कोई इशू नहीं रहता है, क्योंकि थर्ड पार्टी का काम सिर्फ सैलरी प्रोवाइड करने का रहता है, तो वो कौन से भी लोकेशन पे होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने देखा है अहमदाबाद में वर्किंग हो, आपकी थर्ड पार्टी पुणे की हो, मुंबई की हो, बैंगलोर की हो, या तो किसी भी लोकेशन पे हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। देन नौकरी प्रोफाइल के अलावा लिंक्डइन का बताओ ना। ओके, लिंक्डइन पे हम लोग प्रोफाइल बना सकते हैं, अदर मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग प्रोफाइल बना सकते हैं। प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, बहुत इजी पार्ट रहता है। आप कोई भी एक यूट्यूब की वीडियो देख लेते हो तो भी आपको पता चलेगा। सिर्फ जॉब को अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है एंड हमारे सारे स्किल्स उस प्रोफाइल में होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, एंड किसी का रियल एक्सपीरियंस। भविष्य क्वेश्चन क्या है? हाउ टू टैकल 3 months ऑफ नोटिस पीरियड फॉर वर्किंग पीपल। देखो ये रियलिटी में बता रहा हूँ, जो लोग वर्किंग है जिनका नोटिस पीरियड 3-3 महीने का है, उनके लिए 2 ही ऑप्शन रहते हैं। एक, मैनेजर के साथ एचआर के साथ बात करके अपना नोटिस पीरियड कम करके ले लो, इसमें भी चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि बहुत सारे कंपनीज नहीं करते। ठीक है, एंड दूसरी चीज, दूसरा ऑप्शन आपके पास यही रहता है, नोटिस पीरियड डाल दो, देन जॉब को अप्लाई करना स्टार्ट करो। ये मैं खुद फॉलो करता हूँ, ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं रहता है कि उसको मैनेज कैसे करें। मैं खुद 3-4 कंपनी स्विच करके बैठा हूँ, मेरे हर जगह पे 3-3 महीने का ही नोटिस पीरियड था। पहले नोटिस पीरियड ही डालना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग जॉब को अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। और पहले 1-2 मतलब 3 महीने का नोटिस पीरियड है तो पहले 1 महीने में जब नोटिस पीरियड स्टार्ट करते हैं कॉल नहीं आते, जब आपका लास्ट का 1 या तो 2 महीने रह जाते तब से आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए पहले टेक्निकली प्रिपेयर होना है एंड देन उसके बाद नोटिस पीरियड डाल के आप ये रिस्क लेनी ही पड़ते हैं। जिनका नोटिस पीरियड 3-3 महीने का है उनके पास ऑप्शन नहीं रहते। दैट्स इट। एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं क्या? आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पुराने वाले प्रोफाइल में बढ़ा सकते हो, लेकिन पुराना वाला प्रोफाइल 2-3 हजार ऑलरेडी सर्च अपीयरेंस हो चुका है तो वो यूज मत करो। डायरेक्टली आप लोग नया प्रोफाइल बनाओ। आपको एक्सपीरियंस बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, कम करना है कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर तो फिर वो जो प्रोफाइल है वो डिलीट कर देने के जो कंपल्सरी प्रीवियस डिलीट प्रोफाइल करने है। पुराने वाले प्रोफाइल। अच्छा, और उनका मोबाइल नंबर भी नहीं यूज करना है? नहीं यूज करना है, ईमेल आईडी भी यूज नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेटाबेस में बहुत सारी कंपनी स्टोर रहता है, या तो naukri.com के भी डेटाबेस में स्टोर रहता है। फायदा नहीं होगा आपको बिल्कुल। सर मेजोरिटी कंपनी पैन कार्ड नंबर ले लेती है। हो, हर एक प्रोसेस बताऊंगा, अभी हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया ना। डोंट वरी, पैन कार्ड भी नंबर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। आपने वापस स्पेसिफिक मोबाइल नंबर चेंज करके भी उसी कंपनी में अप्लाई किया तो भी ज्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आपकी अलग से एंट्री हो जाती है वहां पे। हाँ, कुछ कंपनीज है जहाँ पे ऑलरेडी पैन कार्ड अगर सबमिट है तो पैन कार्ड से ही सर्च करते हैं, तो वहां पे ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं कि वहां पे हम लोग इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता ना, 2-4 कंपनीज भी चली गई तो भी। मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
ये सारी चीजें आगे पता चलेगी, धीरे धीरे हम लोग वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। अभी सिर्फ फोकस करो रिज्यूम प्रिपरेशन के ऊपर। आज सिर्फ हमारा एक बेसिक सा पार्ट कंप्लीट हुआ है, रिज्यूम प्रिपरेशन। अभी हम लोगों ने ना ही नौकरी प्रोफाइल के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है, ना ही इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में, मतलब कॉल आने के बाद क्या बातें करनी है, या तो इंटरव्यू कैसे शेड्यूल करना है, या तो टेक्निकल राउंड में क्या चीजें, वेरिफिकेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, कुछ भी चीजें मैंने बताई नहीं है। सिर्फ बेसिक पार्ट हम लोगों ने देखा है एक रिज्यूम का, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, हेलो सर। जस्ट अ सेकेंड। मेरे 3 प्रोफाइल है बट अभी न्यू क्रिएट करना है, तो मोबाइल नंबर वो यूज किया तो चलेगा क्या? अभी तो बताया मैंने, मोबाइल नंबर ऑलरेडी डेटाबेस में रहता है, नहीं यूज कर सकते, प्रोफाइल पुराने हैं, फायदा नहीं होगा, दैट्स इट। ओके, सर्विंग नोटिस पीरियड ऐसा सर आवाज येत नाहीये. हॅलो. सर बऱ्याच वेळेचा आवाज नाही येते. मे बी सर लेफ्ट झालेत, मे बी जॉईन होते. तर मित्रांनो, कॉलचं काय रेशो आहे सर्वांचा? काय अपडेट आहे? मायनस मध्ये. 0. किती इंटरव्ह्यू आतापर्यंत सुरू झाले? कोणाचं काही अपडेट काही? नॉर्थ साइडून करून आहेत, म्हणजे अहमदाबाद नोएडा साइड करून आहेत, पण बेंगलोर पुणे या साइडून नाही आहेत जरा पण. कमी आहेत कॉल्स फ्रिक्वेन्सी. ओके, नाउ ऑडिबल? यस सर. येस सर, ऑडिबल. हाँ ठीक है, डिस्कनेक्ट हुआ था, बाकी कुछ नहीं। तो मैं ये बोल रहा था, ओके क्वेश्चन क्या था, किसी ने पूछा था अभी जस्ट, किस चीज के बारे में डिस्कशन चल रहा था? किसी ने पूछा था कि सर्विसिंग नोटिस पीरियड सर्विंग ऐसा नोटिस, बोल ओके, सकते हैं क्या? सर्विंग नोटिस पीरियड हम लोगों का सिनेरियो कैसा है? अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ मैं सर्विंग नोटिस पीरियड हूँ, तो कुछ एचआर लोग प्रूफ पूछते हैं, एंड अभी नहीं पूछा तो भी बाद में देना पड़ता है, तो बाद में प्रीवियस डेट वाला आप लोग नोटिस पीरियड का प्रूफ कहाँ से दोगे? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सर्विंग नोटिस पीरियड बिल्कुल भी मत बोलना, आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपको वो प्रूफ देना पॉसिबल नहीं होगा, तो ये चीज भी काम नहीं करेगी। हाँ, जब आपके पास कोई ऑफर लेटर आएगा उसके बाद आप सर्विंग नोटिस पीरियड बता देते हो, तब हमारे पास प्रूफ रहेगा। जैसे कि जब हमारा कहीं किसी एक कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है, हम काउंटर ऑफर प्रोसेस फॉलो करेंगे, तब हमारे पास प्रूफ रहेगा, बट अभी नहीं है तो अभी मत बताओ, दैट्स इट। यस सर, बीच में सुना था सर कि एचआर राउंड भी मैनेजेबल होते हैं सर, लाइक थोड़ा सा पहले से सेटिंग होती है, मतलब मतलब नो, जैसे अगर मैनेजेबल ऐसा 3 वगैरह राउंड कुछ नहीं रहता, कोई 3 ऐसा राउंड तक प्रेशर का अगर होगा, कोई एचआर 3 राउंड तक प्रेशर का अगर होगा तो होता है ठीक है, तो अदरवाइज नहीं। नॉर्मली कंपनी के एचआर लोग एंटरटेन नहीं करते बहुत सारे लोगों को, तो मैनेजेबल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब अगर 3 राउंड तक अगर पहुंचते हैं तो आखिरी राउंड में फिक्स होता है थोड़ा सा। हाँ, मोस्टली कैसा होता है कि देखो, ये हम लोग ऐसा क्यों, अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है तो इतना दिमाग में रखना, उनको कौन चाहिए? टेक्निकली स्ट्रांग होने वाला बंदा चाहिए, राइट? एंड अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर देते हो तो उनको क्लियरिटी मिल जा रही है कि आप टेक्निकली स्ट्रांग हो, तो वो ऐसे कैंडिडेट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। तो जब आपके टेक्निकल ग्राउंड्स क्लियर हो जाएंगे, आपको एक मेल आ जाता है कि डॉक्यूमेंट सबमिट कर लो, तो उसके बाद समझ लेना कि सिलेक्शन तो कंफर्म ही है, 95% तो सिलेक्शन कंफर्म ही होता है। ठीक है, ओके, क्या डाउट है? मैंने तो एक्सप्लेन दिया है, मैं बढ़ा के 3 का एक्सप्लेन लगा सकता हूँ। यस यू कैन। प्रशांत, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है यस, आप बढ़ा सकते हो अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, सर अभी रेज्यूमे सेम रख के उस पे मोबाइल नंबर मॉडिफिकेशन,
ईमेल कर सकते हो। चेंज करके वो सेम रेज्यूमे अपलोड नहीं इस पे किया तो जमेगा ना? हाँ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन तो करो उसमें। एज इट इज सेम टू सेम मत रखो, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करो। स्किल्स को, टेक्निकल पार्ट को थोड़ा सा डिटेल में इलेबोरेट करो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा ना। ओके। चलो, सो अभी रिज्यूम के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, बाकी प्रोसेस हम लोग कल डिस्कशन करने वाले हैं। कल बहुत सारी चीजें और आप लोगों को पता चलेगी। बात से तो कल मॉर्निंग में 8 बजे आपको अवेलेबल रहना है, 8 से 10 के बीच में आपका सेशन रहेगा। प्लीज टाइम पे ज्वाइन करना, लेट ज्वाइन करने वालों का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये पहले ही क्लियर कर देता। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर पॉसिबल है तो हम लोग कल इवनिंग में भी कनेक्ट करने वाले हैं और कल ही सारी प्रोसेस हम लोग खत्म करेंगे, बिकॉज मंडे ऑनवर्ड्स मेरे अवेलेबिलिटी नहीं है, ये इतना याद रखना। ठीक है, तो आपको किसी को अगर पॉसिबल नहीं है इवनिंग में कनेक्ट करना, तो प्लीज अपने कोई दोस्त की वगैरह हेल्प लेके आप लोग वो चीजें कंटिन्यू कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। बट मोस्टली हम लोग सारी ही चीजें कल ही खत्म करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? थर्ड पार्टी कंपनी अपडेटेड कौन सी कंपनी वाले हैं? सॉरी, अपडेटेड जो थर्ड पार्टी कंपनी है ना, आप जो उसके बारे में प्रोवाइड कर आज रहे हो। डिस्कशन किया हम लोगों ने दोस्त। नहीं ना, रुको ना, थोड़ा पेशेंस तो रखो, कल होने वाला है ना सारी चीजें, आज ही चाहिए सारी चीजें, ऐसे थोड़ी होता है। मैं हूँ यहाँ पे आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। ओके दे, चलो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम, हैव गुड डे टू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू ठीक है सर। सर, थैंक यू सर। गुड डे। गुड डे सर। Have a गुड डे। हेलो। हेलो।